दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक की हिंदी माध्यम की जो श्रृंखला आरंभ हुई थी उस सीरीज में ये अगला वीडियो है और इस वीडियो में हम पोषक चक्रों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अपने पर्यावरण के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है, काफ़ी कुछ जान लिया है। हम अपने पर्यावरण को जानने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसे सुरक्षित रख सकें, उसका संरक्षण कर सकें, क्योंकि नुकसान पहुंचाने वाले भी हम ही मनुष्य हैं। हम ही ने मतलब मानव जाति ने ही पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम इसे सुरक्षित करें, इसे संरक्षित करने के व्यापक कदम उठाएं। तो आइए शुरू करते हैं इसे जानने की शुरुआत। देखिए दोस्तों, पोषक चक्र जो थे इनके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी थी। यह दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से इन्हें दो भागों में बांटा गया है और ये जो दो भाग हैं इन्हें भी आप जान चुके थे। एक तो गैसीय चक्र होता है और दूसरा अवसादी चक्र होता है। जो गैसीय चक्र होते हैं इनका भंडारण वायुमंडल या जलमंडल में होता है और वहीं जो अवसादी चक्र होते हैं उनका भंडारण भूपर्पटी पर होता है। भूपर्पटी मतलब पृथ्वी की जो सतह होती है, पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है वहां पर होता है। जो गैसीय चक्र होते हैं उन्हें गैसियस साइकिल कहते हैं और जो अवसादी चक्र होते हैं उन्हें सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। और ये दो जो प्रकार हैं ये पोषक चक्रों के प्रकार हैं और यही पोषक चक्र वास्तव में जैव भू रासायनिक चक्र भी कहलाते हैं। तो दोनों कुछ अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि पोषक चक्र कुछ अलग हो गया और जो जैव भू रासायनिक चक्र है वो कुछ अलग चीज है, कुछ भिन्न है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है और यहाँ पर दोनों को एक साथ देखना भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर गैसीय चक्र के बारे में और उसके बाद तब देखेंगे अवसादी चक्र के बारे में। तो आइए देखते हैं। जो गैसीय चक्र होता है उसमें मुख्य रूप से जल चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र को शामिल किया गया है। जो गैसियस चक्र है, गैसियस साइकिल है, उसमें मुख्य रूप से जल चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है और नाइट्रोजन चक्र होता है। वैसे ही जो अवसादी चक्र होते हैं जिनका भंडारण पृथ्वी की क्रस्ट पर होता है उसमें फास्फोरस और सल्फर चक्र को शामिल किया जाता है। तो इन सब का अध्ययन करना है। सबसे पहले हमने बात की थी गैसियस जो साइकिल है यानी गैसीय चक्र है उनको देखने के लिए। तो गैसियस साइकिल की शुरुआत होती है जल चक्र से। जल चक्र से हम शुरू करेंगे। ये जो हाइड्रोलॉजिकल यहाँ दिया हुआ है इसे आप देख लीजिए। यहाँ विस्तार से नहीं दिया है, इसकी यहाँ विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षाएं हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सभी कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से वर्तमान में चल रहे हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और इनका लाभ लेना चाहते हैं, लाभ कैसा है तो घर बैठे आपकी तैयारी हो जाएगी और आपको पूरा मार्गदर्शन घर पर ही प्राप्त हो जाएगा। आपको कोचिंगों का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वर्तमान में जो समय चल रहा है कोरोना वाला, तो उसमें तो आप बाहर निकल भी नहीं सकते जब तक कि लॉकडाउन खुलता नहीं है और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है तो उसकी वजह से ये सब संभव नहीं है। तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और इसके लिए अगर आप इच्छुक हैं, इच्छा रखते हैं, तो नीचे दिए गए जो कॉलिंग नंबर्स हैं, 2 मोबाइल नंबर आपको दिख रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जितनी भी जुड़ने से संबंधित आवश्यक सूचना है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो कि ओनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से चलता है उसे अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितने भी मटेरियल और जितनी भी सूचनाएं आपको मिलेंगी वो समय से मिलेंगी और पूरी तरह से निःशुल्क होंगी और आप हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे और अपडेटेड रहेंगे। इसके अलावा वीडियो जो हमारे यूट्यूब पर आते हैं वो हमेशा निःशुल्क होते हैं, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। वीडियो को आप देखिए, उसे रोक कर नोट्स बना सकते हैं, या जो सुनते हैं ऑडियो उसका, वीडियो के अलावा उसमें आवाज़ भी होती है, तो जो आवाज़ आप सुनते हैं उससे भी नोट्स बना सकते हैं, उसे भी नोट कर सकते हैं। ये आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे और आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। वीडियो हमेशा फ्री थे और फ्री रहेंगे। उसे लाइक करिए, शेयर करिए और उसका भरपूर आनंद लीजिए, उसे पूरा निचोड़ लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि जल चक्र असल में होता क्या है। ये जो जल चक्र है ये है क्या? जब तक आप परिभाषा नहीं जानेंगे तब तक आप किसी चीज़ को भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो परिभाषा के तौर पे अगर देखें तो वातावरण में विभिन्न माध्यमों के बीच, जो हमारा वातावरण है, हमारे चारों ओर का जो माहौल है, उसमें अलग अलग माध्यमों के बीच जल का निरंतर प्रवाह, जल का निर्बाध तरीके से जो प्रवाह है वही जल चक्र कहलाता है। ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो ये चक्र नहीं बनेगा, साइकिल नहीं बनेगा। और यहाँ पर जो माध्यम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आपने सुना कि विभिन्न माध्यमों के बीच, तो ये माध्यम क्या है? तो माध्यम का तात्पर्य उन स्थानों से है
जहाँ पर जल किसी न किसी रूप में पाया जाता है। पानी की उपस्थिति जहाँ जहाँ होगी वो सभी जगह या वो सभी स्थान यहाँ माध्यम कहे जाएंगे। और इन स्थानों में हम वायुमंडल को ले सकते हैं। इसके अलावा समुद्र हो सकते हैं, झीलें हो सकती हैं, नदियाँ हो सकती हैं, हिमानियाँ हो सकती हैं, मिट्टी भी हो सकती है, मिट्टी में भी नमी हो सकती है, और जो भूमिगत जल के स्रोत हैं वो भी इसी में शामिल हैं। ये जो जल चक्र होता है इसका आप चित्र यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा चित्र है, ये मछलियाँ आपको दिख रही हैं, ये महासागर है। और आप जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश महासागरों के जल के ऊपर पड़ता है तो उनमें वाष्पीकरण की क्रिया होती है। और इन वाष्पीकरण की क्रिया से जो वाष्प बन के, जल वाष्प बन के ये जल ऊपर की ओर जाता है, इससे आर्द्र हवाओं का निर्माण होता है। और यही आर्द्र हवाएं बादलों का निर्माण करती हैं, और ये बादल अंततः संघनन के परिणाम स्वरूप जाकर बरस जाते हैं। इनकी जो संघनन की प्रक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप वर्षा हो जाती है। इसके अलावा ये जो वाष्पीकरण की क्रिया है ये सिर्फ महासागरों में ही नहीं होती है, बल्कि ये मिट्टी से भी होती है, झीलों से भी होती है, और वनस्पतियों से भी होती है। वनस्पतियों में भी जो पौधों के पत्ते होते हैं वहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है। वहाँ भी जो जल होता है वो भाप बनकर उड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ या तो नहीं होती हैं या फिर बहुत छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जल का वाष्पन कम हो, इसलिए पौधे अपने पत्तियों को सीमित रखते हैं, कम मात्रा में रखते हैं। इसके अलावा जो पर्णपाती वनों के बारे में आपने सुना था पिछले वीडियोज़ में, तो उसमें पर्णपाती वन अपनी पत्तियाँ क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि वहाँ पर जल का जो वाष्पीकरण है वो तेजी से ना हो पाए, मतलब उनके अंदर जो जल स्टोर करके रखा हुआ है वो गर्मी के मौसम में बचा रहे, इसके लिए वो जब गर्मी आती है तो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो ये सब जल बचाने का तरीका है। इससे ये साबित होता है कि जो पौधों की पत्तियां हैं उनके द्वारा भी वाष्पीकरण होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वाष्पीकरण की क्रिया है, चाहे वो झीलों से हो, वनस्पतियों से हो, मृदा से हो या नदियों से हो, ये सब क्या है? ये जल के स्रोत ही हैं, जिन्हें कि हम माध्यम कह सकते हैं। और सबसे बड़ा स्रोत है महासागर। इन सब के द्वारा वाष्पीकरण होता है और इनसे क्रमशः बादलों का निर्माण होता है। जो हवा की आर्द्रता है वो बढ़ती है, और अंततः जब आर्द्रता बढ़ते बढ़ते संघनन प्रारंभ होता है तो इसी से वर्षा होती है। वर्षा होती है तो कुछ पानी जमीन सोख लेती है, इससे भूमिगत जल का जो स्रोत है वो रिचार्ज होता है। इसके अलावा कुछ जल जो है वो नदियों में जाता है, बर्फ का निर्माण होता है, हिमानियाँ बनती है, झीलों में पानी इकट्ठा होता है। इस प्रकार से महासागरों को जो जल है वो नदियों के सहारे और अलग अलग स्रोतों के सहारे फिर से प्राप्त हो जाता है। तो महासागरों से जो जल निकला वो घूमते घूमते बादलों से होते हुए, वर्षा के जरिए, नदियों से होते हुए और अन्य स्रोतों से होते हुए महासागर तक फिर लौट आया। तो ये एक कंप्लीट चक्र का निर्माण किया। चक्र कैसा होता है? गोल होता है। विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र को आपने देखा होगा, तो सुदर्शन चक्र कैसा था? गोल था। तो ये चक्र भी वैसे ही होते हैं। चक्र का आप सीधा एक नमूना ले सकते हैं पहिए के तौर पे। पहिया कैसा होता है? गोल होता है। तो ये चक्र भी गोलाकार होते हैं, मतलब जहां से शुरू आपने किया था वहीं आप आकर लौट आए। आपकी जो सैर है वो वहीं आकर समाप्त हुई, यात्रा वहीं समाप्त हुई। तो वैसे ही यहाँ भी होता है, महासागर का जल वापस महासागर को प्राप्त हो जाता है। और ये जो पूरा चक्र है इसमें वर्षा भी है, वाष्पीकरण भी है और संघनन की भी क्रिया होती है। ये पूरा जल चक्र कहलाता है। इस चित्र को आप देख सकते हैं। वृष्टिपात का मतलब क्या होता है? वर्षा की बूंदों का नीचे गिरना, और संघनन का मतलब आप जानते ही हैं। तो ये तो था जल चक्र। इसमें कुछ और भी चीजें हैं। अब जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं इनके द्वारा जल का स्थानांतरण अलग अलग स्थानों तक होता रहता है। अब जल के स्थानांतरण के लिए यहाँ कोई एक प्रक्रिया जिम्मेदार नहीं होती है, बहुत सारी प्रक्रियाओं का अलग अलग योगदान होता है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं उनका नाम जान लीजिए। यहाँ कुछ का नाम तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, वाष्पीकरण ये सबसे पहली प्रक्रिया है। इसमें सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान है। जब तक सूर्य के प्रकाश की गर्मी पानी पर नहीं पड़ेगी तब तक भाप बनने की क्रिया आरंभ नहीं होगी। भाप कैसे बनती है? जब पानी गर्म होगा तभी तो भाप बनेगी। तो वो वाष्पीकरण की क्रिया के लिए सौर ऊर्जा यहाँ सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में थोड़ा सा फर्क है, हालांकि दोनों में वाष्प का उत्सर्जन ही होता है। वाष्प मतलब क्या? पानी की गैसीय अवस्था। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों की पत्तियों के द्वारा की जाती है। इसके अलावा संघनन, वर्षण, संग्रहण और अंतःस्पंदन, ये सब जो क्रियाएं हैं इनके द्वारा जल का स्थानांतरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर होता है। यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जल इन क्रियाओं के द्वारा चलता है। इन क्रियाओं को के नाम आप एक बार फिर से सुन लीजिए। वाष्पीकरण है, वाष्पोत्सर्जन है, इसके अलावा संघनन है, वर्षण है, वर्षण मतलब वर्षा का होना, संग्रहण है, अंतःस्पंदन है। ये सब जो क्रियाएं हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन ये मुख्य हैं। इनके माध्यम से जल
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचालित होता है और इस प्रकार से पूरे जल चक्र का निर्माण होता है, जिसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब चलते हैं आगे अगले चक्र की ओर, जिसका नाम है कार्बन चक्र। दोस्तों, आप जानते हैं कि सभी जीवों में कार्बन पाया जाता है। ये बात आप कई बार सुन चुके हैं और आपने विज्ञान अगर पढ़ा होगा, निश्चित रूप से पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये बात सुनी होगी कि कार्बन की उपस्थिति हर जीवित चीज में होती है और कार्बन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, स्वाभाविक है। आज अगर किसी ग्रह पर मीथेन पाया जाता है, कोई भी ग्रह हो, अगर वहाँ वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों का दल मीथेन खोज लेता है, मीथेन को आप जानते ही हैं, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CH4। CH4 मतलब इससे सिद्ध हो रहा है इसके सूत्र से कि मीथेन एक यौगिक है, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। C मतलब कार्बन और H मतलब हाइड्रोजन। तो यहाँ पर CH4 जो मीथेन है, यह जब किसी ग्रह पर पाया जाता है तो वैज्ञानिक ये मान लेते हैं कि वहाँ बीते हुए समय में, मतलब अतीत में जीवन रहा होगा, जीवन की मौजूदगी रही होगी। ऐसा नासा के वैज्ञानिकों ने माना जब क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर मीथेन की उपस्थिति के बारे में बताया था। मंगल ग्रह पर जब मीथेन की उपस्थिति का पता लगा तो नासा ने इस बात को यहाँ पर कल्पना के रूप में देखा या स्वीकार किया कि यहाँ अतीत में जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। सब कुछ संभावनाओं में ही है, कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, विश्वास किया जाता है कि हाँ, इसमें कार्बन की उपस्थिति पाई जा रही है मीथेन में, मीथेन के रूप में। तो इस वजह से यहाँ जीवन हो सकता है। किसी समय यहाँ जीवधारी रहे होंगे जो कि वर्तमान में नष्ट हो चुके हैं या विलुप्त हो चुके हैं। और वायुमंडल में कार्बन, जो हमारा वायुमंडल है, इसमें कार्बन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है जिसे कि हम अपने शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं और हम लेते किसको हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो इसका उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका भी सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? देखिए, CO2, इसमें भी कार्बन मौजूद है। और वायुमंडल में जो कार्बन पाया जाता है वो मुख्य रूप से इसी रूप में या इसी अवस्था में पाया जाता है। आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और कार्बनिक पदार्थों के रूप में इसका संचय भी करते हैं। जो कार्बन इससे इन्हें प्राप्त होता है उसे अन्य कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित रखते हैं, अपने शरीर के अंदर भंडार करके रखते हैं। इसके बाद यहाँ से एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्बन चक्र की जो परिस्थितियां हैं वो बनने लगती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि इन्हीं हरे पौधों का सेवन जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो करते हैं। तो जो हरे पौधे हैं उनसे जो संचित कार्बन है वो उपभोक्ताओं में पहुंचता है, एक उपभोक्ता से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और ऐसे ये चक्र वापस आगे बढ़ता है। तो आइए इसे और परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। देखिए, कार्बन चक्र में वायुमंडल और जीवों के बीच कार्बन का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। वायुमंडल में कैसे? तो आपने अभी देखा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और वायुमंडल से कार्बन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधों में चला जाता है। ये भी आप सुन चुके हैं। हरे पौधों में कार्बन कैसे पहुंचता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पहुंचता है। जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके रूप में हरे पौधे इसका संचय करके रखते हैं, और फिर यह जानवरों में पहुंचता है। श्वसन और मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया से ये वायुमंडल में वापस आ जाता है। श्वसन से कैसे? तो श्वसन से इस प्रकार से कि अब जब आप सभी या हम सभी, कोई भी जीव जब अपनी सांस को बाहर उत्सर्जित करेगा, बाहर निकालेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकालेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में घुलेगी तो वायुमंडल को अपना जो कार्बन है वो पुनः प्राप्त हो जाएगा, तो श्वसन के रूप में प्राप्त होता है। इसके अलावा जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनसे भी कार्बनिक पदार्थ फिर वापस जो प्रकृति है उसको प्राप्त हो जाते हैं, यानी प्रकृति से ही ये निकले थे और उसी में जाकर वापस मिल गए। कुछ कार्बन एक दीर्घकालिक चक्र में भी प्रवेश करते हैं, मतलब इनका जो चक्र होता है वो अल्पकालिक नहीं होता बल्कि दीर्घकालिक होता है। अब दीर्घकालिक का मतलब कितना लंबा समय, दीर्घ का मतलब होता है लंबा, तो ये जो चक्र है ये काफी लंबा होता है, लाखों वर्षों या करोड़ों वर्षों तक का हो सकता है। यह दलदली मिट्टी की जो परतें होती हैं उनमें जलीय प्रणालियों के निचले अवसादों में अघुलनशील कार्बोनेटों के रूप में जमा होने लगते हैं और इन्हें मुक्त होने में लंबा समय लगता है। इस प्रकार के जो उदाहरण है वो आप देख सकते हैं, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन जो है, अब यहाँ बात हुई दो प्रकार के चक्रों की। कार्बन चक्र में भी दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। आपने देखा कि एक अल्पकालिक है और दूसरा दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक की यहाँ चर्चा हुई है, लेकिन दो तरह के होते हैं। एक कम समय वाला चक्र होता है जो कि कम समय में ही पूर्ण हो जाता है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता, और एक लंबे समय वाला होता है जिसे कि आपने दीर्घकालिक के रूप में देखा। जीवाश्म ईंधन का यहाँ उदाहरण उसमें दिया गया है।
तो आइए देख लेते हैं ये अल्पकालिक और दीर्घकालिक होता क्या है। अल्पकालिक चक्र में, जो अल्पकालिक होता है, अल्प मतलब होता है कम समय वाला, तो ये अल्पकाल के होते हैं। इसके अंतर्गत शाकाहारी, जो शाकाहारी जीव होते हैं वो पौधों को ग्रहण करते हैं। जो घास चरने वाले या शाक सब्जियों पर निर्भर रहने वाले जीव हैं वो पौधों को खाते हैं और इन कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करते हैं। कौन से कार्बनिक पदार्थ? जो कि हरे पौधों के अंदर संचित रहते हैं, उन्हें ये प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन को मुक्त करते हैं। वो सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाकर घुल जाती है। इसके अलावा मांसाहारियों द्वारा इन शाकाहारियों को खा लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हिरन जो है वो घास चर रहा है, तो इस प्रकार से वो पौधों से कार्बन ले रहा है और वो सांस का उत्सर्जन कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो कार्बन है वो वापस वायुमंडल को प्राप्त हो जा रहा है। इसके अलावा जो बचा हुआ कार्बन है उसके शरीर में, मान लीजिए उसे किसी शेर ने मारकर खा लिया, तो उसके शरीर में जो संचित कार्बन है अलग अलग रूपों में वो शेर के शरीर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से शाकाहारियों को खाने वाले जो मांसाहारी होते हैं उनके अंदर जो संचित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये जब वो मरते हैं और मरने के बाद आप जानते हैं कि किसी भी जीव का शरीर सड़ने लगता है और सड़ने के बाद उस पर अपघटक आकर विराजमान हो जाते हैं और इसके शरीर को, जो उसके शरीर के जटिल कार्बनिक अणु होते हैं उन्हें सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो मांसाहारियों का शरीर है वो विघटित होने लगता है, मतलब गलने लगता है, सड़ने के बाद गलने की स्थिति आती है और इस प्रकार से जो सरल कार्बनिक पदार्थ हैं वो वापस वातावरण में और वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है, जहां से ये शुरू हुए थे वैसे ही ये वापस वहीं जाकर मिल गए, मतलब वायुमंडल से ही इन्हें लिया गया था और ये वायुमंडल में ही विलीन हो गए। पहले हरे पौधे, हरे पौधों से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से वापस फिर ये वायुमंडल में उनकी मृत्यु के बाद विलीन हो जाते हैं और श्वसन के द्वारा भी इनका जो वायुमंडल में घुलने का प्रक्रम है वो चलता रहता है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये तो था अल्पकालिक चक्र, और जो दीर्घकालिक चक्र है उसको आप जानते हैं कि बहुत लंबा समय उसमें लगता है। दीर्घकालिक चक्र में लाखों वर्षों तक पौधों और जंतुओं के जो अवशेष हैं वो जमीन के अंदर दबे रहते हैं। आपने पेट्रोलियम बनने की जो क्रिया है उसे सुन रखा होगा, तो यहाँ पौधों और जंतुओं के अवशेष लाखों वर्षों तक जमीन के अंदर दबे रहते हैं और बहुत ज़्यादा ताप और दाब वहाँ अंदर होता है। आप जानते हैं पृथ्वी की जो अंदर का भाग है, जो चट्टानें अंदर पाई जाती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है और इस वजह से ये जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। तुरंत नहीं बदलेंगे, लेकिन इनके बदलने का एक समय होता है, लंबा समय लगता है, उसमें ये परिवर्तित हो जाते हैं। और इस जीवाश्म ईंधन में कार्बन की एक बड़ी मात्रा मौजूद होती है, संचित रहती है। और यह जो कार्बन है, ये जीवाश्म ईंधन जब मनुष्य उसका इस्तेमाल करता है, जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या, जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम एक काला कीचड़ नुमा पदार्थ होता है जिसका कि शोधन करके, उसकी रिफाइनरीज होती है, वहाँ शोधन करके पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं। उन्हें आप अपनी गाड़ियों में या कारखानों में इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार से कार्बन वापस वायुमंडल को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये जो जीवाश्म ईंधन है ये बड़े पैमाने पर कार्बन के कणों का उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए तो इन पर रोक लग रही है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए घातक भी हैं। तो ये कुछ बातें हैं, इसमें हमने दीर्घकालिक और अल्पकालिक जो कार्बन चक्र है, कार्बनिक चक्र है, उसे देखा। चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। आइए देखिए दोस्तों, वायुमंडल से इसकी शुरुआत होती है। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है उसका सेवन हरे पौधे करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हरे पौधे जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, बदले में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ये बात हो गई। अब जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो आइए और नीचे चलते हैं। ये चित्र थोड़ा बड़ा है और इन हरे पौधों का जो सेवन है वो शाकाहारी जीव करते हैं। ये जो हरे पौधे आपको पेड़ के रूप में दिख रहे हैं, इसका सेवन शाकाहारी जीव कर लेते हैं। अब जब शाकाहारी जीव इसका सेवन करते हैं, ये आप देख रहे हैं नीचे शाकाहारी जीवों का चित्र बना हुआ है, और हरे पौधों में जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है, जो कार्बनिक पदार्थ का संचय होता है। इससे पहले हमने बात की है कि हरे पौधे अपने अंदर कार्बन का संचय करके रखते हैं। वही जो संचित कार्बन है वो जीवधारियों में उनका सेवन करने से पहुंचता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है और यहाँ पर ये जीवों तक पहुंचता है। ये जो हिरन की सींग आपको दिख रही है, 12 सींगा है शायद, तो यहाँ तक ये पहुंचा। और इसके अलावा प्राणियों के द्वारा जो श्वसन किया जाता है, यही जो प्राणी है ये श्वसन करते हैं, सांस लेंगे ही, तो इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एक बार फिर से रिलीज होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तीर के जरिए दर्शाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो जीव है उनके द्वारा कर दिया गया,
और यही जीव जब मर जाते हैं तो इनका अपघटन हो जाता है, इनका शरीर जो है वो गलने लगता है और इसमें जो बैक्टीरिया और फफूंदी होते हैं, इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका योगदान होता है। इसके द्वारा भी कार्बन वायुमंडल को वापस प्राप्त हो जाता है। ये देखिए, इनका जो शरीर है वो सड़ने लगता है और सड़ने के बाद जो कार्बन है वो वापस वायुमंडल को मिल जाता है। ये एक प्रक्रिया है। इसके अलावा कार्बन का उत्सर्जन और भी तरीकों से होता है। यहाँ आप देखिए, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार से भी बड़े पैमाने पर कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ये देखिए, इसके अलावा जो फैक्ट्रियां हैं धुआं उगलने वाली, वो तो है ही है। आजकल वायरस के प्रकोप के चलते फैक्ट्रियों में तालाबंदी चल रही है, तो इस वजह से वायुमंडल कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हो गया है। तो ये फैक्ट्रियां भी प्रदूषण का अच्छा खासा जरिया है। इनके जरिए भी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। इसके अलावा मृत पौधों का अपघटन होता है बैक्टीरिया और फफूंदी के जरिए, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को वापस प्राप्त हो जाती है। तो वापस मिलने का कई तरीका है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, ये शुरू होता है पौधों के द्वारा। जब पौधे श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, यहीं से ये प्रक्रिया आरंभ होती है और मूल रूप से ये वायुमंडल में मौजूद होती है। तो वायुमंडल में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, मुख्य रूप से। यहाँ प्रमुख जो है उसी की बात की जा रही है। तो ये था पूरा कार्बनिक चक्र। इसमें आप अलग अलग रूपों में कार्बन डाइऑक्साइड के यानी कार्बन के उत्सर्जन को देख पा रहे हैं। सबसे पहले हरे पौधे, यहाँ ये वायुमंडल आप देख रहे हैं। इसके बाद हरे पौधे, और हरे पौधों द्वारा जब श्वसन किया गया और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की गई, तो इससे क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से इनमें कार्बनिक पदार्थों का संचय हुआ और कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित हुआ। ये जो पौधे हैं इनकी भी एक आयु होती है, उसके बाद ये भी नष्ट हो जाते हैं। तो इन मृत पौधों का जब अपघटन होता है बैक्टीरिया और फफूंदी के द्वारा, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और ये वापस वायुमंडल में विलीन हो जाती है। इसके अलावा इन हरे पौधों का सेवन जो शाकाहारी जीव है वो करते हैं, ये देखिए। और ये शाकाहारी जीव सांस लेते हैं, जिंदा है तो सांस लेंगे ही, और सांस लेते हैं तो ये क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो ये सीधा जो CO2 है उसमें पुनर्भरण करेंगे। इसके अलावा इनकी मृत्यु भी होगी, इनकी एक निश्चित आयु होती है, उसके बाद ये मरते हैं। मरने के बाद इनका अपघटन होगा और इस जरिए भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को फिर से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार और फैक्ट्रियों के धुएं से भी ये उत्सर्जित होती है। तो ये तो था पूरा कार्बनिक चक्र या कार्बन चक्र। अब चलते हैं आगे और अगले चक्र को देखते हैं। दोस्तों एक बात और, कार्बन चक्र को यहाँ छोड़ने से पहले एक चीज जान लीजिए। जब कुल प्राथमिक उत्पादन, जो प्राथमिक उत्पादन है उसकी बात की जा रही है, वह श्वसन से अधिक हो जाता है, जो श्वसन की दर है उससे ज़्यादा हो जाए, तब पारिस्थितिकी तंत्र में जो कार्बन से प्रचुर या समृद्ध कह सकते हैं जैविक पदार्थ है, उनका संचय होने लगता है। कार्बन से युक्त जैविक पदार्थों का संचय कब होगा, ये स्थिति बताई गई है। तो ये तभी होगा जब प्राथमिक उत्पादन श्वसन से ज़्यादा हो, श्वसन की दर से उसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो जाए। और इसका मतलब क्या है? ये तो एक भाषा हो गई, मतलब एक परिभाषा के तौर पे आपने देखा। इसका मतलब ये है कि किसी पारितंत्र में कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन जिस गति और जितनी मात्रा में हो रहा है, कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन जिस गति से और जितनी मात्रा में हो रहा है, श्वसन द्वारा उनका जो ह्रास है, उनकी जो गिरावट है, वह भी उतनी तीव्रता से न हो पाए। मतलब जितनी गति से उत्पादन हो रहा है उतनी तेजी से गिरावट न हो, उतनी तेजी से कमी न आए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? संचय होगा। स्वाभाविक है, आप जितना कमा रहे हैं उतना ही आप खर्च कर दे रहे हैं, तो आप बचा कहाँ से पाएंगे? संचय तब नहीं हो पाएगा। संचय तब हो सकता है जब आप कमाएं ज़्यादा और खर्च कम करें, तो बचत होगी। वही चीज़ यहाँ भी होती है। और प्राचीन समय में इस प्रकार का संचयन कोयला और तेल के रूप में होता था। ये बात आप पीछे भी समझ चुके हैं और वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। आजकल ये जो संचय है ये पीठ भूमियों के रूप में होता है, जो पीठ लैंड्स होते हैं उनमें होता है, लेकिन बहुत लघु स्तर का होता है, मतलब बहुत छोटे पैमाने पर होता है, बड़े पैमाने पर नहीं हो पाता। तो ये कुछ बातें कार्बन चक्र के बारे में थी, जहाँ आपने परिभाषा के माध्यम से भी समझा और चित्र के माध्यम से भी देखा। अब चलते हैं नाइट्रोजन चक्र की ओर। ये जो नाइट्रोजन चक्र है ये अगला प्रकार है, इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन एक गैस है, आप जानते हैं, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ये गैस है। कितनी पाई जाती है? तो वायुमंडलीय गैसों में जो वायुमंडल है वो गैसों का मिश्रण है। पहली चीज, यहाँ कोई एक गैस नहीं पाई जाती, बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं, और मानवीय क्रियाकलापों से या पृथ्वी पर जो अलग अलग क्रियाएं होती हैं उससे इसमें गैसों की मात्रा में परिवर्तन भी होता रहता है। लेकिन एक औसत मात्रा में जो गैसें पाई जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा भार नाइट्रोजन का है। कितना है? तो ये है 78.4
78.08%। ये जो मात्रा है गैसों की, ये पूछी जाती है परीक्षा में, इससे प्रश्न आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर कई बार प्रश्न बन चुका है, वैसे ही नाइट्रोजन की मात्रा पर भी बन सकता है। हालांकि सीधे सीधे तो नहीं पूछेगा, अब ऐसे एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, ये जो वायुमंडल में घुलनशील नाइट्रोजन है, इसका मिट्टी, जल तथा जीवों के बीच, मिट्टी, पानी और जो जीव जंतु हैं उनके बीच निरंतर प्रवाह और फिर से वायुमंडल में इसकी वापसी, ये वायुमंडल में पाई जाती है, ये आपने देखा। और वहां से ये जीवों में, मिट्टी में और पानी में संचरित होते हुए फिर से वायुमंडल में विलीन हो जाए। तो इस तरह का जो चक्र है, इस प्रकार का जो प्रक्रम है, इसे नाइट्रोजन चक्र के रूप में जाना जाता है। तो आपने समझा नाइट्रोजन चक्र क्या है? वायुमंडल से नाइट्रोजन, जो जीवित चीजें हैं और जो निर्जीव घटक हैं, वहां तक पहुंचे और वहां से होते हुए फिर वायुमंडल में जाकर विलीन हो जाए, जहां से चली थी वहीं फिर वापस पहुंच जाए। तो ये एक चक्र बना और इसी चक्र को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। थोड़ा और देख लीजिए। नाइट्रोजन सभी प्रोटीनों के वजन का लगभग 16% होता है, अगर कुल प्रोटीनों के वजन का देखा जाए तो। और नाइट्रोजन को स्थिर किए जाने की आवश्यकता होती है, इसे स्टेबल करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन को पौधों द्वारा अवशोषित किए जाने से पहले उसे अमोनिया, नाइट्राइट या नाइट्रेट में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया है। और पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के 3 अलग अलग तरीके हैं, मतलब 3 अलग अलग प्रोसेस से नाइट्रोजन स्थिरीकृत की जाती है, उसे स्टेबल किया जाता है। पहला जो इसमें तरीका है वो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, दूसरा है औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा और तीसरा है वायुमंडलीय घटनाओं के द्वारा। इन तीनों प्रक्रमों से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पृथ्वी पर होता है। ये जो सूक्ष्म जीव हैं, इसमें बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल आते हैं। औद्योगिक प्रक्रियाओं की अगर आप बात करेंगे तो इसमें उर्वरक के कारखाने आते हैं, मतलब उर्वरकों के द्वारा और कारखानों के द्वारा इनका प्रयोग मनुष्य करता है। और वायुमंडलीय घटनाओं के द्वारा, जो वायुमंडलीय प्रक्रम है, इनके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, यह स्थिरीकृत कैसे होती है? तो इसमें बिजली का चमकना है, इसके अलावा दहन की जो प्रक्रिया है और ज्वालामुखी की जो गतिविधियां होती हैं, इनसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो ये 3 प्रक्रियाएं हैं जिससे कि पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिर की जाती है, स्टेबल की जाती है, वरना ये अस्थिर रहती है। वायुमंडल में तो इसकी उपस्थिति होती है, लेकिन पृथ्वी पर यह स्थिर रहे, इसके लिए इन 3 प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है। अब अधिकांश जीवों द्वारा नाइट्रोजन को गैसीय रूप में उपयोग करना संभव नहीं होता। ये स्थिरीकृत किए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर यहाँ व्याख्या की जा रही है, इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अधिकांश जीवों द्वारा नाइट्रोजन को गैसीय रूप में उपयोग करना संभव नहीं होता, मतलब जो मैक्सिमम जीव हैं वो नाइट्रोजन को गैस के रूप में सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, इसमें नाइट्रोजन कहीं नहीं आता, लेकिन ये प्रोटीन के रूप में हमारे शरीर में मौजूद रहता है। तो यहाँ पर कुछ जो मृदा जीवाणु हैं, यानी जो सॉयल बैक्टीरिया हैं, इसके अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, मतलब क्या है, नील हरित शैवाल, ऐसे सूक्ष्म जीव ही नाइट्रोजन के गैसीय रूप को यौगिकीकृत या स्थिरीकृत करते हैं, मतलब फिक्स करते हैं। ये जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों का नाम आपने पीछे देखा, यही इसे स्थिरीकृत करने का काम करते हैं। और नाइट्रोजन के यौगिक बनाने की जो प्रक्रिया है वो पौधे की जड़ों में, पौधे की जो जड़ें होती हैं वहां पर सहजीवी बैक्टीरिया का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? इसमें जैसे राइजोबियम का नाम आपने सुना होगा, ये क्या है, ये एक सहजीवी बैक्टीरिया है। इसके अलावा लघु स्तर पर, अगर छोटे लेवल पर हम देखें तो यह मुक्त जीवी मृदा जीवाणु, जो मुक्त रूप से जीवन जीने वाले मृदा जीवाणु होते हैं, मिट्टी के जीवाणु होते हैं। इसमें जैसे आप एजेटोबैक्टर का नाम ले सकते हैं या इसके अलावा क्लोस्ट्रोडियम का नाम ले सकते हैं। इनके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और स्थिरीकरण कैसे होता है? यौगिक बनाने के माध्यम से, मतलब नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में बांध दिया, किसी अन्य तत्व के साथ उसका संयोग करा दिया। और इसमें जो भूमिका निभाने वाले जीव हैं वो बैक्टीरिया हैं, ये सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है, गैसीय अवस्था में होती है, उसे अमोनिया में बदल देते हैं। अमोनिया का सूत्र आप जानते हैं, क्या होता है? NH3 होता है। NH3 यानी अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन होती है, आप साफ साफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक बना देते हैं, इसका यौगिक बन जाता है। और इसमें जो भूमिका निभाने वाले जीव हैं वो जीवाणु कहलाते हैं। जिन जीवाणुओं का नाम आपने पीछे देखा, राइजोबियम है, इसके अलावा एजेटोबैक्टर जैसे जो मृदा जीवाणु है वो भी इसमें शामिल है।
और यह सीधे कुछ पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। मतलब इस प्रकार की जो नाइट्रोजन होती है यौगिक के रूप में, यह सीधे सीधे कुछ पौधों के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है या ग्रहण कर ली जाती है। और कुछ पौधे इस अमोनिया को भी सीधे ग्रहण नहीं कर पाते। मतलब कुछ पौधे तो अमोनिया ले लेते हैं, यहाँ तक सूक्ष्म जीवों ने काम किया, नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर दिया, तो कुछ पौधे इसको आहार बना लिए, लेकिन कुछ पौधे इसका ग्रहण नहीं कर पाते। तब यहाँ समस्या होती है और उन्हें भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस अवस्था में क्या किया जाए, तब क्या हो? तो ऐसी स्थिति में कुछ सूक्ष्म जीव, अब इसमें जो छोटे जीव हैं उनका नाम लेना आवश्यक हो जाता है। तो नाइट्रोसोमोनास, ये एक छोटा जीव है, इसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। और ये जो नाइट्रोसोमोनास नाम का जीव है, ये अमोनिया का ऑक्सीकरण कर देता है, अमोनिया को ऑक्सीकृत कर देता है और इसे नाइट्राइट में बदल देता है। नाइट्राइट का मतलब है NO2, और NO2 के ऊपर क्या, माइनस, इस रूप में परिवर्तित कर देता है। और कुछ और छोटे जीव होते हैं जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाम आपने सुना होगा, नाइट्रोसोमोनास, ये अमोनिया को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदलता है। और इसके अलावा कुछ और सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि नाइट्रोबैक्टर, ये जो नाइट्राइट होता है उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब नाइट्रेट का मतलब क्या है, NO3, इसके ऊपर भी माइनस होता है, इस रूप में बदल देते हैं। और इस रूप में जब ये पहुंचती है, मतलब नाइट्रोजन की जब ये वाली दशा हो जाती है, तो ऐसे में ये पौधों के द्वारा आराम से स्वीकृत कर ली जाती है, मतलब एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो यहाँ आपने देखा कि पौधे जिन्हें की नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वो वायुमंडल में घुली हुई नाइट्रोजन को सीधे सीधे प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब उनके पास ये क्षमता नहीं होती है कि वो नाइट्रोजन को ग्रहण कर सके, और उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में जो इन्हें नाइट्रोजन की सप्लाई करने का काम है वो सूक्ष्म जीव करते हैं। सूक्ष्म जीव इसे यौगिकों के रूप में बदल देते हैं, नाइट्रोजन का जो परिवर्तन है वो यौगिकों के रूप में कर देते हैं, और इस प्रकार से पौधे इन्हें आसानी से अपने अंदर सोख लेते हैं। और ये जो यौगिक है, इसमें आपने देखा अमोनिया है सबसे पहले, लेकिन अमोनिया को सब लोग, मतलब जितने भी पौधे हैं, वो सीधे सीधे नहीं ले पाते। तो ऐसी स्थिति में कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, इनके द्वारा इसे नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है, और इस प्रकार से ये सरलीकृत हो जाती है और पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ये कुछ बातें हुई, और इन्हीं को आप यहाँ देखेंगे। देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का नाम आपने देखा, कौन कौन से जीव थे, जैसे कि एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम और इसके अलावा राइजोबियम। ये सब जीव जो हैं ये नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में स्थिर करने के लिए सक्षम है। और इनमें मुक्त रूप से नाइट्राइजिंग बैक्टीरिया जैसे कि एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम का नाम आपने देखा है, यह सब आते हैं। और यह दलहनी पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। जो दलहनी फसल होती है, दाल वाले पौधे होते हैं जैसे कि चना मटर हो गया, इनकी ग्रंथिकाओं में ये निवास करते हैं। ग्रंथिका का मतलब होता है गांठ, ग्रंथि मतलब गांठें, जैसे कि राइजोबियम। और इसके अलावा नील हरित शैवाल को भी आपने देखा, वह भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम करता है। और नील हरित शैवाल में यहाँ नाम अगर आप देखना चाहें तो एनाबीना है, इसके अलावा स्पिरुलिना है, यह सब नील हरित शैवालों के नाम है। तो यह सब नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में स्थिरीकृत करने का कार्य करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अमोनिया को सभी पौधे ले नहीं पाएंगे, कुछ पौधे जो है इसे सीधे सीधे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कुछ जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तब क्या होगा, तो देखिए, अमोनियम आयनों को सीधे कुछ पौधों द्वारा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में लिया जा सकता है, या विशेष बैक्टीरिया के दो समूहों द्वारा। विशेष बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, आपने देखा नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये जो दो समूह हैं, इनके द्वारा इन्हें नाइट्राइट और नाइट्रेट में बनाने का काम किया जाता है। इसके लिए इनका ऑक्सीकरण करना पड़ता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रिया होती है, तभी तो ये नाइट्राइट और नाइट्रेट बनेंगे, जिनका सूत्र आपने देखा। सूत्र क्या था, NO2 और NO3, NO3 और NO2 इस रूप में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ऐसा कब होता है, जब अमोनिया के रूप में पौधे इसका अवशोषण नहीं कर पाते। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनका नाम याद रखिए, नाइट्रोसोमोनास। ये क्या करता है, ये नाइट्राइट में बदलता है, और जो नाइट्रोबैक्टर है ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। यहाँ बारीकी है, उसको याद रखिएगा। इस प्रकार से ये परिवर्तन का काम करते हैं। और मिट्टी में बैक्टीरिया द्वारा, जो मिट्टी है उसमें बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित नाइट्रेट को पौधे अवशोषित कर लेते हैं, और अमीनो एसिड में, अमीनो अम्लों में, एसिड का मतलब क्या, अम्ल,
इसमें परिवर्तित कर देते हैं। मतलब पहले तो ये नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं, कौन? तो हरे पौधे, और उसके बाद इसका जो परिवर्तन है वो अमीनो अम्लों में कर देते हैं। और अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में जो बेसिक भूमिका है वो निभाता है, ये आधारभूत तत्व है। ये तब पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च पोषक स्तरों से गुजरते हैं और मलोत्सर्जन के दौरान और जीवों की मौत पर नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में मिट्टी में वापस आ जाता है। मतलब जो जीव मल का उत्सर्जन करते हैं उस रूप में, या जीवों के जो मृत शरीर होते हैं उस रूप में, जो अमोनिया है वो वापस प्रकृति को प्राप्त हो जाता है, यानी मिट्टी में लौट आता है। तो जहाँ से ये निकला था वहीं चला गया। इस प्रकार से नाइट्रोजन का एक जो चक्र है वो पूरा होता है। तो आइए इसे चित्र के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। आपने पढ़ा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है मुख्य रूप से, और सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। वहाँ से ये तड़ित वर्षा के द्वारा, यहाँ आप अगर चित्र को देखेंगे तो वायुमंडल से ये तड़ित वर्षा के द्वारा जो स्वपोषी हैं वहाँ तक पहुँचती है। स्वपोषी मतलब हरे पौधे। और आप जानते हैं कि हरे पौधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम नहीं होते, मतलब सीधे सीधे इसे ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसके लिए सूक्ष्म जीव इन्हें नाइट्रोजन सरल रूप में देते हैं, मतलब यौगिकों के रूप में प्रदान करते हैं, जिससे कि ये नाइट्रोजन को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यहाँ प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और यहीं पर होता है विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तो होता ही है। अगर ये स्थिरीकरण नहीं होगा तो जो नाइट्रोजन है वो स्वपोषियों को, मतलब हरे पौधों को प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन यहीं से विनाइट्रीकरण की भी घटना होती है, और ये जो विनाइट्रीकरण है ये भी जीवाणुओं के द्वारा ही किया जाता है। तो एक तो सीधा सीधा नाइट्रोजन यहीं से, मतलब विनाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा ही वापस वायुमंडल को प्राप्त हो जाती है। एक सीधा सीधा प्रक्रम है, मतलब एक चक्र यहीं पूरा हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद इधर से लेकर पूरा फिर वायुमंडल में वापस। और भी इसमें तरीके हो सकते हैं। तो और तरीके क्या हैं उन्हें देख लीजिए। इन हरे पौधों का सेवन जो उपभोक्ता हैं, कौन से उपभोक्ता? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीव जंतु हैं वो करते हैं। और जब वे भोजन के रूप में इसे करते हैं तो निश्चित रूप से नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो इन्हें प्राप्त होगी, इन जीवधारियों को, पौधों के द्वारा। ये आप देख रहे हैं कुछ शाकाहारी जीव आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और जब ये मरते हैं तो मरने के बाद, मतलब इन प्राणियों की जब मृत्यु होती है तो इसके बाद इनका जो विनाइट्रीकरण होता है, मतलब इनके भी मरे हुए शरीर में, मृत शरीर में विनाइट्रीकरण की क्रिया होती है, और ये क्रिया जीवाणुओं के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से भी वायुमंडल को नाइट्रोजन फिर से वापस प्राप्त हो जाती है। ये तो बात जीवधारियों की हुई। इसके अलावा जो प्राणियों के अपशिष्ट होते हैं, मतलब जो उनके मल और मूत्र पदार्थ होते हैं, उसके द्वारा भी यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, ये सब वायुमंडल को वापस प्राप्त होता रहता है। मतलब एक प्रक्रिया वापस जाने की, नाइट्रोजन के वापस लौटने की, ये भी है। जीवधारियों के जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित किए गए पदार्थ होते हैं, उसके द्वारा भी वायुमंडल को नाइट्रोजन वापस मिल जाती है। और एक प्रक्रिया आपने विनाइट्रीकरण वाली देखी ही है, जो कि पौधों से निकलती है। यह भी जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होती है। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन के चक्र में, ये जो नाइट्रोजन का पूरा साइकिल आप देख रहे हैं, इसमें जीवाणुओं का एक अहम रोल है, एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर वो इसमें न रहें, इस चक्र से निकाल लिए जाए, तो नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है वो पौधों के लिए कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगी, क्योंकि पौधे इसे स्वयं लेने में असमर्थ होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। ये आपने देखा, और ये चित्र इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहा है। थोड़ा बड़ा है, इसे आप नीचे से लेकर ऊपर तक देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। नाइट्रोजन चक्र के बारे में कुछ बातें और हैं। ये चक्र थोड़ा बड़ा और व्यापक है, इसकी विस्तार से चर्चा यहाँ इसीलिए की जा रही है। तो जो नाइट्रोजन चक्र है इसमें कुछ और चीज़ें क्या हैं? तो अभी आपने नाम सुना विनाइट्रीकरण का, तो यह भी काम बैक्टीरिया के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें कौन से बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो उसमें नाम आता है स्यूडोमोनास का। ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम है स्यूडोमोनास। ये क्या करता है? ये विनाइट्रीकरण का काम करता है। ये बैक्टीरिया है, और इस पूरे चक्र में, नाइट्रोजन के चक्र में बैक्टीरिया की एक अहम भूमिका है। उनके बिना कुछ होना ही संभव नहीं है। और इस प्रकार के बैक्टीरिया नाइट्राइट या नाइट्रेट को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। आपने देखा कि इससे पहले नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने का काम भी बैक्टीरिया ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो विनाइट्रीकरण की क्रिया है, मतलब इसे वापस गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया है, उसमें भी बैक्टीरिया का ही रोल है, जिसका नाम है स्यूडोमोनास। अब जब ये वायुमंडल में मुक्त हो जाता है तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का जो एक चक्र है वो पूरा हो जाता है। जैसा कि आपने पीछे देखा था, वायुमंडल से तड़ित वर्षा के द्वारा जो नाइट्रोजन है वो पौधों तक पहुंचती है, वहां जीवाणुओं के द्वारा इसका स्थिरीकरण किया जाता है,
और फिर वहीं से विनाइट्रीकरण की क्रिया होती है और विनाइट्रीकरण के द्वारा ये वायुमंडल में वापस विलीन हो जाती है। संपूर्ण नहीं, कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में ये वायुमंडल में चली जाती है। संपूर्ण तो ये बाद में होगी जब पूरा चक्र कंप्लीट होगा। और वर्तमान में जो मनुष्य के क्रियाकलाप है, मनुष्य इसमें सबसे बड़ा बाधा है, मतलब रोड़ा है एक तरह से। तो मनुष्य के जो क्रियाकलाप है उनके द्वारा ये चक्र डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। मनुष्य प्रकृति के हर काम में टांग अड़ाने का काम करता है, मतलब उसे बाधा पहुंचाता है, उसे रोकने का काम करता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो ये असंतुलित कैसे होता है? कई पर्यावरणीय समस्याएं भी इससे पैदा होती हैं। स्वाभाविक है, जब प्रकृति के काम में अड़चन आएगी, बाधा पहुंचेगी, तो इससे जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं वो यहाँ पर समस्या का रूप ले लेंगी। जैसे कि सुपोषण की घटना का नाम आपने सुना होगा, झील में सुपोषण। ये सुपोषण कोई अच्छी चीज नहीं है, हालांकि सुपोषण शब्द जो है ये सुनने में अच्छा लगता है। इसके अलावा एल्गल ब्लूम आप जानते होंगे, अम्ल वर्षा का नाम आपने सुना होगा। तो ये सब समस्याएं नाइट्रोजन चक्र के असंतुलन के कारण ही पैदा होती है, चाहे वो अम्ल वर्षा हो, एल्गी ब्लूम हो या फिर सुपोषण की घटना हो। ये कुछ समस्याएं थी। और थोड़ा यहाँ जो पीडीएफ में दिया हुआ है उसे भी देख लीजिए। देखिए, बिजली के चमकने, बिजली जो चमकती है आपने आसमान में देखी है चमकते हुए? पहले बिजली चमकती है कि पहले बादल गरजते हैं? बताइए, कमेंट में बताइएगा। और क्यों ऐसा होता है? कौन पहले दिखाई देता है, मतलब किसका अनुभव हम पहले करते हैं? एक दिखता है और एक सुनाई देता है, तो पहले दिखाई देगा या सुनाई देगा? और ऐसा क्यों होता है बताइएगा। फिलहाल देखिए, बिजली के चमकने से वायुमंडल में गैसीय नाइट्रोजन अमोनिया और नाइट्रेट में परिवर्तित होती है और अंत में वर्षा के माध्यम से पृथ्वी की सतह पे पहुंच जाती है। आपने देखा है कि तड़ित वर्षा जो होती है, तड़ित वर्षा का मतलब क्या? गरज चमक के साथ बौछार जो होती है, तो उसमें हरे पौधों तक नाइट्रोजन कैसे पहुंचती है यही बताया गया है। और इसके बाद जब ये हरे पौधों तक पहुंचती है, मतलब मिट्टी में मिलती है, मिट्टी में ही पौधों की जड़ें होती हैं, तो वहां पर जीवाणु अपना काम चालू कर देते हैं, मतलब नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन चक्र पूरा होता है। अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगाते, काफी कुछ इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। चलते हैं आगे अगले चक्र की ओर, जो कि है अवसादी चक्र। यहाँ पर जो गैसीय चक्र था वो पूरा हो गया। अब दूसरे प्रकार की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये पोषक चक्रों के प्रकार थे और दूसरा जो प्रकार है वह है अवसादी चक्र। हम जानते हैं कि इसका जो संचय है वो पृथ्वी की क्रस्ट पर होता है, भूपर्पटी पर होता है। इसके बारे में जरा देख लीजिए। इसमें फास्फोरस चक्र है और सल्फर चक्र है। तो अवसादों के माध्यम से प्रसारित होने वाले तत्व, अवसादों के जरिए जिन तत्वों का प्रसार होता है, फैलाव होता है, प्रसार का मतलब फैलाव, इसमें कौन कौन से आते हैं? फास्फोरस आते हैं, कैल्शियम आता है। फास्फोरस एक तत्व है आवर्त सारिणी का, वैसे ही कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। इनका अपर्दन होता है, अवसादन होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी की क्रिया होती है और समुद्री जो पक्षी होते हैं उनका मलोत्सर्जन होता है। इस माध्यम से प्रवाह एक बुनियादी स्वरूप का पालन करता है, मतलब ये जो प्रवाह है इस प्रकार से चलता रहता है। ये अलग अलग क्रियाकलापों का नाम लिया गया है। जिन क्रियाओं का नाम यहाँ लिया गया है उन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं? अपर्दन है, इसके अलावा अवसादन है, पर्वतों का निर्माण है, पर्वत निर्माणकारी जो गतिविधियां होती हैं, इसके अलावा ज्वालामुखी की हलचलें हैं और समुद्री पक्षियों के जो उत्सर्जक पदार्थ हैं, वर्ज्य पदार्थ हैं, उनके माध्यम से ये प्रवाह चलता है। तो ये है अवसादी चक्र। और इसमें जो तत्वों का नाम लिया गया उसमें फास्फोरस का नाम आता है, कैल्शियम आता है और इसके अलावा मैग्नीशियम आता है। तो चलते हैं सबसे पहले इसके प्रकार पर। इसके दो प्रकार हैं यहाँ, फास्फोरस चक्र है और सल्फर चक्र है। सबसे पहले देखेंगे फास्फोरस चक्र को। जैसे पीछे हमने नाइट्रोजन और कार्बन चक्र को देख रखा है, वैसे ही ये अवसादी चक्र का एक भाग है। फास्फोरस बड़ी मात्रा में, अब ये फास्फोरस पाया कहाँ जाता है, बड़ी मात्रा इसकी कहाँ मौजूद होती है ये जानना आवश्यक है। फास्फोरस एक तत्व है, आप जानते हैं। तो ये बड़ी मात्रा में फास्फेट चट्टानों में, जो फास्फेट की चट्टानें होती हैं उनमें एक खनिज के रूप में संचित होता है। पृथ्वी के अंदर ये संचित होता है और इसे खोद कर प्राप्त किया जाता है। अब जब कटाव होता है या खनन की गतिविधियां होती हैं, मतलब मनुष्य इसे अपनी आवश्यकता के लिए खोद कर निकालता है या अपर्दन के द्वारा कटाव होने लगता है, तो इससे यह जो प्राकृतिक चक्र है, जो जैव भू रासायनिक चक्र है, उसमें प्रवेश कर जाता है। वैसे ये किसी भी चक्र में दखल नहीं देता, लेकिन प्राकृतिक रूप से कटाव की घटना से या मानव की गतिविधियों से ये अनावृत हो जाता है, मतलब खुल जाता है। और जब खुल जाता है तो यह भी प्रकृति के चक्र में योगदान देने लगता है। और फास्फोरस का जो मुख्य भंडारण है वो भूपर्पटी पर होता है, यानी पृथ्वी की जो क्रस्ट है वहां होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और अपक्षय और अपर्दन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ये नदियों और धाराओं में प्रवेश करता है
और अंत में महासागर तक पहुंच जाता है, क्योंकि नदियां जो है वो अंत में जाकर महासागर में मिलती हैं। छोटी नदियां बड़ी नदियों में और बड़ी नदियां समुद्र में। तो इस प्रकार से ये महासागर तक कैसे पहुंचता है ये बताने का प्रयास किया गया है। ये पृथ्वी की क्रस्ट में होता है और आपने देखा है कि औषाधि चक्र में जितने भी पदार्थों का संचय है वो भूपर्पटी में होने वाला है। इसमें से फास्फोरस भी एक है। लेकिन ये बाहर कैसे आता है? तो यहाँ पर जो घटनाएं हैं उनका नाम है अपक्षय और अपर्दन। इस प्रकार की जो कटाव वाली घटनाएं हैं, इसके अलावा खनन की गतिविधियां, जो खोद कर निकाले जाने का काम होता है, माइनिंग होती है, उसके द्वारा भी ये अनावृत हो जाता है और नदियों के पानी में जाकर मिल जाता है किसी न किसी माध्यम से, और वहां से ये समुद्र तक पहुंच जाता है। तो ये जो पूरा एक कंप्लीट साइकिल है ये फास्फोरस चक्र कहलाता है। इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, तो आइए देख लेते हैं। ये जो फास्फोरस चक्र है जिसके बारे में हम यहाँ चित्र के माध्यम से देखने वाले हैं, तो इसमें जो फास्फोरस होता है मुख्य तत्व, उसकी चर्चा हम वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन ये जंतुओं और पौधों में किस प्रकार से अनिवार्य है ये जान लीजिए। यह एक अनिवार्य पोषक तत्व है, ये आप जानते हैं। फास्फोरस जैविक झिल्लियों, जो जैविक झिल्लियां होती हैं जीवों की कोशिकाओं में और शरीर में, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड तथा कोशिकीय ऊर्जा के स्थानांतरण की जो प्रणाली होती है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से ये मनुष्य के जीवन में या जैविक प्रक्रियाओं में योगदान देता है। ये कोशिकीय ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रणाली में योगदान देता है। ये है फास्फोरस का उपयोग। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये कितना उपयोगी है। यह डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में आप जानते हैं। तो ये दोनों में उपस्थित होता है। इसके अलावा हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। जो हमारी हड्डियां हैं और हमारे दांत हैं, इसके अलावा जो अन्य जीवधारी हैं उनके भी हड्डियों और दांतों में इसका संचय होता है। इसके अलावा पौधों की वृद्धि के लिए भी फास्फोरस एक अनिवार्य घटक है। अगर फास्फोरस की कमी मृदा में हो जाती है तो पौधे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि इसे हम यहाँ पर एक चक्र के रूप में देख रहे हैं और इसका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, ताकि इसमें जो व्यतिक्रम उत्पन्न होता है, बाधाएं हमारे क्रियाकलाप से पैदा होती हैं, उसे हम दूर कर सकें। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पढ़ लिया और दिमाग में उसे संचित कर लिया, उसे हम अप्लाई भी करें। जो हमने पढ़ा है उससे कुछ सीखें और अगर हमें लगे कि हम कहीं गलत हैं तो उसे सुधारने का प्रयास करें, अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करें। इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। और आज का जो इंसान है वो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाई करता है। पढ़ाई किया, अच्छी नौकरी पा गया, ढेर सारा पैसा मिल गया, उसके बाद उसका जीवन जो है वो सुखी है। इसके बाद वो बाहर सोचता भी नहीं है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हम स्वार्थी नहीं बन सकते। अगर हम स्वार्थी बनेंगे तो वो हमारे लिए खुद घातक होगा, विनाशकारी होगा। तो यहाँ फास्फोरस चक्र के बारे में जरा देख लीजिए। ये जो गोला आपको दिख रहा है ये चक्र ही है। चक्र भी गोल ही होता है। तो वायुमंडल में फास्फोरस चक्र किस प्रकार से संचालित होता है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। ये जो PO4 आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वाला, ये फास्फोरस का यौगिक है। अब यहाँ पे पौधे इसका अवशोषण करते हैं। ये पूरा जो चक्र है इसके बारे में चर्चा की जा रही है। चित्र थोड़ा बड़ा है। पौधे इसका अवशोषण करते हैं, इसके बाद अकार्बनिक फास्फेट के रूप में ये उत्सर्जित होता है। फिर अपवाह और झील धाराओं के साथ, मतलब झीलों की धाराओं के साथ और नदियों की जो धाराएं होती हैं, इसके अलावा जितने भी अपवाह तंत्र होते हैं उनके जरिए ये प्रवाहित होता है। इसमें अगली जो कड़ी है वो चट्टाने हैं, मृदा है। मिट्टी और चट्टानों में इनका संचय होता है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट पर यह पाया जाता है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? ये शुरुआत होगी यहाँ से। ये जो चक्र है यहाँ से शुरू होगा। चट्टानों और मिट्टी में ये संचित होता है। अब यहाँ से चाहे विघटन हो, मतलब खोद कर इसे निकाला जाए और इसका अपर्दन और अपक्षय की घटना हो, या वहाँ पे जो पानी की धाराएं बह रही हैं उससे अपवाह की क्रिया हो और पानी इसे अपने साथ बहा कर ले जाए। ये अंदर अनावृत नहीं होता, अंदर ये सील रहता है, ढका हुआ रहता है। लेकिन मनुष्य अपनी गतिविधियों से या फिर प्रकृति की जो स्वाभाविक गतिविधियां होती हैं उससे ये खुल जाता है। और ये दो तरीकों से जो प्रकृति है उसमें शामिल हो जाता है। एक तो विघटन के द्वारा, दूसरा अपवाह या झीलों की जो जल धाराएं होती हैं उनके द्वारा। और उसके बाद ये आगे बढ़ता है। तो आगे कैसे बढ़ता है इसे आप देख लीजिए। यहाँ पर जब विघटन होता है तो ATP के द्वारा इसका जो उपभोग है वो जानवर कर पाते हैं। और इधर जब वो यह अपवाह और जो झील की जल धाराएं होती हैं उनके द्वारा आगे बढ़ता है तो ये अकार्बनिक फास्फेट के रूप में संचित होता है। इस प्रकार से ये और आगे चलता है और यहाँ पर उपापचयी क्रियाओं का हिस्सा बनते हुए यहाँ पौधों के अवशोषण के द्वारा ये अंत में इस अवस्था तक आकर पहुँच जाता है। तो हमने ऊपर से शुरू किया था और नीचे तक आए। इसमें कई रास्ते हैं इसके वापस लौटने के। एक तो जो जानवरों के द्वारा उपभोग किया जाता है वहाँ से, और दूसरा जो उपापचयी क्रियाएं हैं वहाँ से भी इसका रीस्टोर होता है। यहाँ पर ATP के द्वारा इसके दो उपयोग संभव है और पौधों के द्वारा अवशोषण करके भी इसे इस अवस्था में प्राप्त किया जाता है।
तो शुरुआत होती है पृथ्वी की सतह से, मतलब यहाँ से, चट्टानों और मृदा से। दो रूपों में ये बाहर अनावृत होता है, खुलकर सामने आता है। और फास्फेट का या जो फास्फोरस है, इसका क्या उपयोग है हमारे जीवन में, ये आप देख ही चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो। अब चलते हैं आगे अगले चक्र की ओर, इसे ध्यान से देख लीजिए। देखिए, अब चलते हैं आगे। देखिए, ये जो फास्फोरस चक्र है, जिसके बारे में अभी हम चित्र के माध्यम से और व्याख्या के जरिए समझ रहे थे, इसमें दो चीजों का नाम लिया गया, अपक्षय और अपर्दन। ये जो क्रियाएं होती हैं, इनके द्वारा जब फास्फेट उत्सर्जित होता है, मतलब बाहर आता है, तो उसका अधिकांश हिस्सा समुद्र में बह जाता है, मतलब समुद्र की ओर प्रवाहित हो जाता है। और समुद्र में जब ये चला जाता है तो वहां निक्षेप के रूप में, अवसादों के रूप में जमा हो जाता है। जब ये जमा होता है तो पक्षियों और मछलियों द्वारा यह स्थल भाग तक लाया जाता है, मतलब उनके जरिए ये जमीन तक पहुंचता है, महासागर से जमीन की ओर पहुंचता है। और कुछ हिस्सा जो है वो फास्फोरस के आयन के रूप में टूट जाता है, मतलब कुछ हिस्से का अपघटन हो जाता है और ये आयनों के रूप में विभक्त हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो है वो सतह पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से यह भूमि के विलयन में घुल जाते हैं, जिन्हें पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये महासागर से जमीन तक पहुंचता कैसे है। तो पहुंचाने का दो माध्यम है, एक तो पक्षी है, दूसरी मछलियां हैं। इसके अलावा आयन के रूप में टूट कर भी ये सतह तक पहुंचता है और पौधों की जड़ें इन्हें सोख लेती हैं। इस प्रकार से पौधों में फास्फोरस का समावेश हो जाता है। ये पौधे के अलग अलग जो पोषक स्तर है उनमें पहुंच जाता है, और पौधे का सेवन जब प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं तो उन तक पहुंचता है, और वैसे ही ये आगे बढ़ता है। इस प्रकार से ये आगे चलता रहता है। और इसके बाद जीवों द्वारा उत्सर्जन या सूक्ष्म जीवों द्वारा इनके अपघटन के परिणाम स्वरूप, ये जो पौधे हैं इनके अपघटन के नतीजे के स्वरूप में जो फास्फोरस है, ये फास्फेट के द्वारा, मतलब फास्फेट के रूप में फिर से मिट्टी में वापस चला जाता है। मतलब जीवों के मृत शरीर का या पौधों के जो अवशेष हैं उनका अपघटन होता है, तो इसके द्वारा भी ये मिट्टी में वापस मिल जाता है। मतलब जहाँ से क्रस्ट से ये चला था उसी क्रस्ट को ये वापस मिल गया। और मिट्टी से यह फास्फेट निच्छालन या अपर्दन द्वारा, निच्छालन की जो प्रक्रिया होती है इसे लीचिंग कहा जाता है, इसके अलावा अपर्दन के द्वारा जल में वापस चला जाता है, जिसका उपयोग कुछ शैवाल और पौधे, शैवाल भी करते हैं इसका उपयोग और पौधे भी करते हैं, पौधों के लिए तो ये आवश्यक ही है, यह पोषक तत्वों के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे फास्फोरस चक्र और जो कार्बन चक्र है, दोनों की अगर तुलना की जाए, दोनों की जो प्रक्रिया है वो लगभग एक जैसी है। हालांकि दोनों की जो उपस्थिति है वो अलग अलग है। कार्बन का जो मूल स्रोत था वो वायुमंडल था, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आपने उसे देखा। लेकिन फास्फोरस का जो स्रोत है वो क्या है, पृथ्वी की क्रस्ट है। फिर भी अगर तुलना की जाए तो यहाँ दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि वर्षा के द्वारा जो बारिश होती है उसके द्वारा वायुमंडल में फास्फोरस का निवेश जो होता है और कार्बन का जो निवेश होता है, मतलब दोनों की जो इसमें घुसपैठ होती है, उन दोनों में बड़ा अंतर पाया जाता है। फास्फोरस का निवेश कार्बन के निवेश की तुलना में बहुत कम होता है। कार्बन ज्यादा मात्रा में यहाँ पर अंदर प्रवेश कर जाता है वायुमंडल में, उसकी तुलना में फास्फोरस इतना प्रवेश नहीं कर पाता। साथ ही कार्बन के विपरीत जीव और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का जो गैसीय विनिमय है वो बिल्कुल नगण्य है। कार्बन का विनिमय ज्यादा होता है अलग अलग रूपों में, कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक सशक्त माध्यम है, इसके अलावा और भी गैसीय अवस्थाएं कार्बन की पाई जाती हैं, मतलब यौगिकों के रूप में। लेकिन फास्फोरस के मामले में ऐसा नहीं होता, उसका गैसीय विनिमय, मतलब जो गैसीय अवस्था में लेन देन है वो बहुत ही नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। इसके अलावा फास्फोरस चक्र सबसे धीमी गति से चलता है। इसकी जो रफ्तार होती है वो कार्बन चक्र की तुलना में बहुत धीमी होती है, बहुत तेज नहीं होती। कार्बन चक्र में भी दो प्रकार हमने देखे, एक तो अल्पकालिक था, दूसरा दीर्घकालिक था। अल्पकालिक वाला जल्दी संपन्न हो जाता है और दीर्घ जो कालिक चक्र है उसको संपन्न होने में लंबा समय लगता है, लाखों वर्षों का, करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। पेट्रोलियम के बारे में आपने देखा था। लेकिन उसके बाद भी जो फास्फोरस वाला है ये और धीमा चलता है, इसकी जो गति है वो और कमजोर होती है, धीमी होती है। और दोनों में सबसे बड़ा अंतर तो आप जानते ही हैं, फास्फोरस चक्र जो है वो अवसादी चक्र है और जो कार्बन चक्र है वो गैसीय चक्र है। तो कभी कभी तुलनात्मक रूप से भी प्रश्न आते हैं, दो चक्रों की तुलना की जाएगी और वो फास्फोरस और कार्बन भी हो सकते हैं या किसी और चक्र की भी आपस में तुलना हो सकती है। तो हर चक्र के बारे में एक जानकारी रखिए ताकि जब तुलना हो तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकें। अब चलते हैं आगे अगले चक्र की ओर, जो कि है सल्फर चक्र। ये भी अवसादी चक्र का ही हिस्सा है, इसे देख लेते हैं। सल्फर भी एक तत्व है, आवर्त सारणी का एक महत्वपूर्ण तत्व है और यह भी पृथ्वी की क्रस्ट पर ही जमा होता है। मतलब इसका जो संचय है, भंडारण है, वो मिट्टी और अवसादों में होता है। जहां यह कार्बनिक, कार्बनिक का मतलब है कोयला, तेल और पीट, इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थों के रूप में सल्फेट,
सल्फाइड और कार्बनिक सल्फर के रूप में मौजूद होता है। मतलब ये प्रकृति में किन रूपों में पाया जाता है? तो अगर कार्बनिक अवस्था में देखें तो कोयले में, तेल में और पीट में। अगर अकार्बनिक रूप में देखें तो सल्फेट में, सल्फाइड में और कार्बनिक सल्फर के रूप में यह पाया जाता है। इसके अलावा यह चट्टानों में अपक्षय, अपवाह और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के द्वारा बाहर आता है। चट्टानों में यह संचित होता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है? तो लगभग वही प्रक्रिया है जो फास्फोरस के साथ होती है। बहुत मामूली अंतर यहाँ है। फास्फोरस में जैसी प्रक्रिया हुई थी, फास्फोरस भी क्रस्ट में संचित था, तो जिन प्रक्रियाओं के द्वारा वो बाहर निकलकर प्रकृति के चक्र में, मतलब जैव भू रासायनिक चक्र में शामिल हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर सल्फर भी होता है। और इस प्रकार से जब ये अपघटन के द्वारा बाहर आता है तो ये स्थलीय और जलीय दोनों पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन जाता है, मतलब दोनों में जाकर मिल जाता है। अब देखिए, ये जो सल्फर चक्र है इसका चित्र देख लेते हैं और चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पीछे फास्फोरस चक्र में हमने देखा कि फास्फोरस किस प्रकार से जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है, एक अनिवार्य तत्व है। तो वैसे ही सल्फर भी जब प्रकृति में एक चक्रीय प्रक्रम में अपनी भूमिका निभा रहा है तो ये जीवधारियों के लिए निश्चित रूप से अनिवार्य होगा। कैसे आवश्यक है? तो देख लीजिए, सल्फर प्रत्येक जीवित पदार्थों में, प्रत्येक जीवित जीवधारी में एमिनो अम्ल के रूप में होता है। जो एमिनो अम्ल पाए जाते हैं उनमें सल्फर की उपस्थिति होती है। और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यह वसा और शरीर के अन्य जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें भी पाया जाता है। जो वसा हमारे शरीर में होती है उसमें यह मौजूद होता है। इसके अलावा जितना भी लिक्विड पदार्थ होते हैं, मतलब लिक्विड सबस्टेंसेस होते हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। और सल्फर अलग अलग रूपों में, जैसे कि मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी, इसके अलावा पाइराइट और सल्फर चट्टान, जो तलछटी चट्टानें होती हैं, उनमें पाया जाता है अगर ठोस अवस्था में देखें तो। और इसके अलावा यह गैसीय अवस्था में वायुमंडल में भी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होती है, इस गैस को आप जानते होंगे, H2S। इसकी महक कैसी होती है बताइए? और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? SO2 होता है। तो इन सब के रूप में पाया जाता है। ये वायुमंडल में इसकी उपस्थिति की बात कही गई है। हालांकि सल्फर चक्र के जो अधिकांश चरण होते हैं वो अवसादी चक्र के रूप में ही संपन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सल्फर फास्फोरस की तरह जमीन तक ही सीमित नहीं रहता है, ये वायुमंडल में भी पाया जाता है। तो इसे गैसीय चक्र के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन इसकी जो मुख्य भूमिका होती है वो अवसादी चक्र में ही होती है, इसलिए इसे अवसादी के ही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। और स्थलीय और जलीय पारितंत्र में जहां सल्फर का प्रवेश चट्टानों के अपक्षय और अपरदन, इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों के विघटन से होता है, वहीं वायुमंडल में ये कैसे मुक्त होता है? वायुमंडल में इसके मुक्त होने का जो जरिया है उसमें सबसे सशक्त माध्यम होते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब फटते हैं तो उसके अंदर से गर्म गैसें बाहर आती हैं, और वो जो गैसें हैं उनमें सल्फर के यौगिक मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और ये बड़ी ही नशीली और विषैली गैसें होती हैं। अगर इनका प्रवाह किसी दिशा में हो रहा है और उसके संपर्क में कोई मनुष्य या कोई भी जीव आ जाता है तो इसके ऊपर ये घातक असर डालती है और भ्रम की स्थिति पैदा होती है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए ज्वालामुखी के क्षेत्र से लोगों को बाहर निकाल लिया जाता है। उसके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो गर्म लावा, और जहाँ लावा की पहुंच नहीं होती है वहां पर इन गैसों की पहुंच होती है, इसलिए उस क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए। ज्वालामुखी इस मामले में घातक होते हैं। तो ये गैसें वायुमंडल में विलीन होती हैं और इस प्रकार से सल्फर वायुमंडल तक पहुंचता है। तो सल्फर के स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में पहुंचने के अलग अलग माध्यम हैं। फिलहाल यहाँ पर अवसादी चक्र में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ज्यादातर हम जमीन पर ही रहेंगे। देखते हैं इसे। यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं इसे देखिए, ये चित्र थोड़ा बड़ा है। यहाँ मृदा में जो सल्फाइड होता है, ये जो तीर का निशान है ये वाला, इसे आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब लेन और देन दोनों हो रहा है। मृदा में सल्फाइड, ये सल्फर में, और फिर सल्फर जो है ये मृदा में सल्फाइड के रूप में संचित हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया हो रही है। ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया आपने सुनी होगी। दोनों ही प्रक्रियाएं यहाँ संपन्न हो रही हैं और इस प्रकार से ये अलग अलग रूपों में वितरित हो रहा है। अलग अलग रूप कौन कौन से हैं? तो एक तो मृत जीव, और इसके बाद जो जैव ईंधन का दहन होता है उसके द्वारा, वर्षा द्वारा निक्षेपण के द्वारा, और अमीनो अम्लों के रूप में, ये पौधे के रूप में। सबसे पहले आप इसे नीचे से देखिए। मृदा में जो सल्फाइड है वो सीधा पहले तो एक रूप में ऊपर जा रहा है, और ये जो इसका रूप है इसे आप देख सकते हैं, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। इस रूप में ये ऊपर की ओर यानी वायुमंडल की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा जो दूसरे रूप है उन्हें देखिए। इसी मृदा में जो सल्फाइड है, मतलब मिट्टी में जो मौजूद सल्फाइड है,
इसका ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार से ये मृदा में सल्फेट के रूप में आगे बढ़ता है और इसी का फिर अपचयन होता है तो ये वापस लौट आता है। फिलहाल ऑक्सीकरण की बात करते हैं। तो ऑक्सीकरण के जरिए ये ऊपर बढ़ता है, मतलब ऊपर की ओर बढ़ता है, आगे के चक्र में प्रवेश करता है और यहाँ पर मृत जीव द्रव्य और जो सूक्ष्म जीव हैं वहाँ से ये आगे संचालित होता है, मतलब इस चक्र में आगे भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से अमीनो अम्ल के द्वारा ये पौधों तक पहुँचता है। और यहाँ पर देखिए जो जैव ईंधन होते हैं उनका जब दहन किया जाता है तो उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जैव ईंधनों का दहन करने से सिर्फ कार्बन ही नहीं मुक्त होता बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर के जो और यौगिक होते हैं वो भी मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से भी ये वायुमंडल में वापस लौट जाता है। आप जानते हैं कि सल्फर दो रूपों में वायुमंडल में मुख्य रूप से पाया जाता है, एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दोनों ही रूपों में आपने देखा। सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ये कैसे जाता है, ये जैव ईंधनों के दहन के द्वारा जाता है। इसके अलावा वर्षा के द्वारा जब इसका निक्षेपण होता है, वर्षा के द्वारा जब पानी बरसता है तो इसका निक्षेपण होता है और ये फिर वापस मिट्टी में लौट आता है। और जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसी प्रकार से अम्ल वर्षा भी होती है, वो अलग बात है। फिलहाल यहाँ वर्षा के द्वारा ये मिट्टी में फिर से लौट आता है। तो ये वायुमंडल तक गया और वर्षा के द्वारा जो बारिश की बूंदें हैं उनमें संचित हुआ और फिर वापस मिट्टी में आकर स्टोर हो गया। मतलब क्रस्ट से ये चला था, मिट्टी से ये चला था, ऊपर की ओर गया, मतलब वायुमंडल की ओर बढ़ा अलग अलग माध्यमों के जरिए। ये अलग अलग माध्यम आप देख रहे हैं, इनके माध्यम से ये वायुमंडल तक पहुंचा और वायुमंडल में ये बादलों में सम्मिलित हुआ और वर्षा के जल के द्वारा ये फिर वापस मिट्टी की ओर लौट आया। ये पूरी प्रक्रिया है और यही सरल रूप में यहाँ पर फास्फोरस चक्र के रूप में देखी जाती है। माफ कीजिएगा, सल्फर चक्र के रूप में देखी जाती है। फास्फोरस चक्र तो हम पीछे ही देख चुके हैं। ये पूरा चक्र है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं और ये मुख्य रूप से क्रस्ट के संदर्भ में यहाँ देखा जा रहा है। वायुमंडल के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो इसके दो रूप हैं, एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड है और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड है और पौधे भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिकीय अनुक्रम। पारिस्थितिकीय अनुक्रम या इसी को हम कहते हैं जैविक अनुक्रम। इंग्लिश में आप इसे बायोटिक या इकोलॉजिकल सक्सेशन कह सकते हैं। ये है क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है और ये कितने प्रकार का होता है, उन प्रकारों का हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। देखिए पीडीएफ के माध्यम से देखिए, फिर उसकी व्याख्या भी सुन लीजिएगा। देखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली, किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतुओं की प्रजाति, यहाँ पेड़ पौधों और जीवों दोनों की बात हो रही है, दोनों प्रजातियों की बात कर रहे हैं, इनके समुदाय में समय के साथ दूसरे समुदाय के रूप में परिवर्तन जब होने लगता है या इनका स्थान दूसरे समुदाय के दूसरे समुदाय के लोग जो हैं वो लेने लगते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ये पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी स्थान पर कोई जीव जाति पहले से रह रही होती है और समय के साथ या अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत उनकी जो संरचना है उसमें या तो परिवर्तन हो जाए या उनकी जाति का स्थान कोई दूसरी जीव जाति आकर ले ले, तो ये जो प्रक्रिया है यही कहलाती है पारिस्थितिकीय अनुक्रम। यह क्रिया पौधों में भी हो सकती है और जीवों में भी हो सकती है और इसमें जो प्रकार है उन्हें हम बाद में देखेंगे, इसे और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यह जीवीय अनुक्रम है, मतलब जीवों के अंदर संपन्न होने वाला एक क्रम है। यह एक ऐसी अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या, इरिवर्सिबल, जिसके द्वारा पारिस्थितिकीय तंत्र का क्रमिक विकास होता है। ये पारिस्थितिकीय तंत्र के योगदान या उनके विकसित होने में योगदान देते हैं, मतलब ये पारिस्थितिकीय तंत्र का विकास ही करते हैं। विनाश भी कभी कभी हो जाता है लेकिन ज़्यादातर ये योगदान ही देते हैं, निर्माण करते हैं। जैविक समुदाय कभी भी स्थायी नहीं होते, स्थिरता उसमें नहीं पाई जाती। अगर वो स्थिर हो जाएंगे तो जो पारितंत्र है या पारिस्थितिकीय तंत्र है वो एक जैसा हो जाएगा या नीरस हो जाएगा और अंत में विलुप्त हो जाएगा। लेकिन इनमें एक रस्ता नहीं होती, स्थायित्व नहीं होता, बल्कि वे समय और स्थान के साथ, जैसे जैसे समय बदलता है या जैसे जैसे स्थान की स्थितियाँ बदलती हैं वैसे वैसे ये निरंतर गतिशील और परिवर्तनशील होते हैं। ये चलायमान होते हैं और निरंतर बदलते रहते हैं। ये कभी भी अपनी जाति घटकों या भौतिक पर्यावरण के साथ स्थायी संतुलन में नहीं पाए जाते हैं। कभी भी इनका संतुलन स्थायी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में पर्यावरण के साथ या जो जलवायु है उसके साथ किसी जीव जाति ने तालमेल बिठा लिया है तो अगले 50 वर्षों में भी वो ऐसा ही करेगी। समय के साथ इनमें बदलाव होता है और जब आपस में अनुकूलन नहीं हो पाता तो वो जो जीव जाति है या तो वो उस स्थान को छोड़कर चली जाती है या फिर विलुप्त हो जाती है और उसका स्थान कोई दूसरी जीव जाति आकर ले लेती है, जो कि वर्तमान जलवायु के लिए
उपयोगी होती है और अनुकूलित होती है। यही चीज़ है पारिस्थितिकीय अनुक्रम। और अनुक्रम के परिवर्तन की इसी प्रगामी श्रृंखला को, ये जो श्रृंखला है ये कैसी है? प्रगामी है, मतलब ये प्रोग्रेसिव है। एक के बाद एक इनमें परिवर्तन होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। देखिए पर्यावरण में कुछ भी एकाएक नहीं होता, क्रमबद्ध तरीके से ही होता है, और तभी ये प्रक्रिया संतुलित रूप में आगे बढ़ती है। इनमें असंतुलन तभी पैदा होता है जब मनुष्य इसमें बीच में दखल देता है या कोई भी बाहरी गतिविधि इसमें आकर शामिल हो जाती है। लेकिन अगर ये प्रकृति के द्वारा पहले से निर्धारित तरीके से हो रही है तो इसमें स्थिरता एक सीमित मात्रा में होगी, और इसके अलावा ये एक बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से चल पाएगी। और ये जो पारिस्थितिकीय अनुक्रम है ये संतुलित ही होता है। इस तरह अनुक्रम के द्वारा किसी क्षेत्र की प्रजाति की संरचना में परिवर्तन का पता चलता है। किसी क्षेत्र विशेष में 100 साल पहले जो जीवों की प्रजाति रह रही थी वो वर्तमान में नहीं पाई जाती या दूसरे रूप में पाई जाती है, तो इसके पीछे यही अनुक्रम जिम्मेदार है। जो जीवीय अनुक्रम है इसमें किसी क्षेत्र में उपस्थित होने वाला पहला जीव या समुदाय अग्रज समुदाय कहलाता है। ये जो जीवीय अनुक्रम होता है, जीवों का अनुक्रम, इसमें जो पहले वाले जीव होते हैं, जो सबसे पहले पाए जाने वाले जीव प्रजातियां थी, मतलब उस स्थान पर जो सबसे पहले जीव पाए जाते थे, सरल भाषा में समझ लीजिए, वो यहाँ पर अग्रज समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। ये पायनियर कम्युनिटी कहलाते हैं। जबकि इस अनुक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक जो परिवर्तनशील समुदाय होते हैं इन्हें क्रमक कहा जाता है। तो क्रमक यहाँ पे क्या है? ये इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले परिवर्तनशील समुदाय हैं। ये बार बार परिवर्तित होते हैं, इनमें स्थिरता नहीं पाई जाती, ये प्रारंभिक नहीं होते, ये बीच की कड़ी होते हैं। और अंत में जो समुदाय सामने आता है, अपने आप को वहां पर स्थापित कर लेता है, स्थायित्व धारण कर लेता है, उसे वहां का चरम समुदाय कहते हैं, यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के तौर पे देखते हैं। ये चरम समुदाय है, ये अंतिम अवस्था है। मतलब परिवर्तन का जो दौर होता है वो क्रमकों का होता है, और जो मूल अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है, वो अग्रजों की होती है, और अंतिम में जो समुदाय बनकर सामने आता है वो चरम समुदाय होता है। ये सब कुछ हम यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ आप PDF में देख लीजिए। वे समुदाय अग्रगामी समुदाय कहलाते हैं जो किसी खाली क्षेत्र में सबसे पहले अपना निवास स्थान बनाते हैं। मतलब कोई खाली जमीन थी, कोई खाली एरिया था, वहां आकर जो सबसे पहले जीव बस गए, जिन जीवों ने सबसे पहले वहां अपना ठिकाना बनाया, वो यहाँ पे अग्रगामी समुदाय या अग्रज कहलाते हैं। अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। तो वैसे ही ये अग्रगामी होते हैं, सबसे पहले आए रहते हैं। और जो इस अनुक्रम का अंतिम हिस्सा होता है, मतलब अंतिम चरण में जो समुदाय यहाँ आकर स्थापित होता है, वो चरमोत्कर्ष समुदाय कहलाता है या चरम समुदाय कहलाता है, जिसे कि आप क्लाइमेक्स कहते हैं। एक दिए हुए क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें समुदायों का संपूर्ण क्रम, जो पूरा क्रम है, जिसके अनुक्रम के दौरान एक समुदाय दूसरे का अनुवर्ती होता है, मतलब एक के बाद एक उपस्थित होता है। अनुवर्ती का मतलब एक के बाद एक लाइन में लगे हुए हैं। तो यह क्रमावस्था कहलाती है, और इन्हें ही हम क्रमक के नाम से जानते हैं। ये जो क्रमक होते हैं ये बीज की कड़ी होते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं इसमें, इसे आप एक फ्लो चार्ट के जरिए समझ लेते हैं। पहले जो है वो अग्रज होते हैं, माफ कीजिएगा, ये जो है पहले वाले ये अग्रज होते हैं। इसके बाद इनसे जो बाद वाली कड़ी है वो क्रमक होते हैं। क्रमक जो है ये बीच में आते हैं, और इसके बाद जो अंतिम अवस्था होती है वो चरम की अवस्था होती है। और ये जो चरम में पाए जाने वाले जीव हैं ये अंतिम रूप से हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले जो जीव जाति थी वो अग्रजों के रूप में थी। आगे चलते हैं और देखते हैं इसे। अनुक्रम निम्नलिखित के द्वारा चित्रित किया जा सकता है। अब निम्नलिखित का मतलब है यहाँ हम उसके प्रकारों को देखने वाले हैं, और प्रकारों को देखने से पहले उनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है वो देख लीजिए। तो बढ़ी हुई उत्पादकता में जो वृद्धि होती है उसके आधार पे, भंडारण से पोषक तत्वों का विस्थापन जो होने लगता है, जो भंडारित अवस्था है पोषक तत्वों की, वहां से जब पोषक तत्व निकलने लगते हैं तो उसके आधार पे इसे दर्शाया जा सकता है। इसके अलावा जो निकेत होता है उसके विकास के साथ जीवों की विविधता में जब वृद्धि होने लगती है, जीवों की जो वैरायटी है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने लगती है, वो तेजी से बढ़ने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के सामने आने लगते हैं, तो इससे हम इसे दर्शा सकते हैं। और इसके अलावा जो खाद्य जाल है, खाद्य जाल के बारे में आपने पीछे देखा, खाद्य श्रृंखलाओं के ही संयोजन से, उनकी ओवरलैपिंग से खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो ये खाद्य जाल की जो जटिलता होती है उसमें जब बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो उससे भी हम इसे समझ सकते हैं। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं। अब आइए इनके प्रकारों को देख लेते हैं। ये जो अनुक्रम है ये कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे ये देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, प्रकार देखने से पहले प्राथमिक अनुक्रम तक चले, वहां से पहले एक चीज और जान लीजिए। देखिए जो अनुक्रम होता है इसमें हमने
तीन अवस्थाओं की बात की। एक तो प्रारंभिक अवस्था थी जो कि सबसे पहले आकर बसे हुए थे, एक बीच वाली थी और सबसे अंतिम वाली को हमने चरम समुदाय कहा। तो ये जो चरम समुदाय है ये वन में ही समाप्त होता है, मतलब जो इसका अंत है वो जंगल में होता है। कहने का मतलब ये है कि अनुक्रम चाहे जल में शुरू हो या जमीन पर शुरू हो, पानी में शुरू हो ये प्रक्रिया या जमीन पर शुरू हो, लेकिन जो इसका चरम समुदाय होता है वो वन ही होता है। मतलब इसका जो अंतिम समापन है वो जंगल में जाकर ही होता है। ये खास बात है, ये एक फैक्ट है, ऐसा अध्ययन के द्वारा पता चला है। और जीवीय अनुक्रम का जो चरण है वो निम्नलिखित दिशाओं में चलता है। अब दिशाएं कौन कौन सी हैं ये जान लीजिए पहले। जीवों की प्रजातियों में एक तो भिन्नता पाई जाती है, जीव प्रजातियां जो है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। हालांकि इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ आप देख रहे हैं जीवों की जो विविधता है उसमें वृद्धि होती है। मतलब क्या है, प्रजातियां अलग अलग पाई जाती हैं। इसके अलावा जो संपूर्ण जैव मात्रा है उसमें भी वृद्धि होती है। जब पूरी जैव मात्रा में, जैव भार में वृद्धि होती है तो इसके द्वारा भी हम इसे दर्शा सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके प्रकारों की ओर। और सबसे पहला प्रकार है वो है प्राथमिक अनुक्रम। ये अनुक्रमों के हम प्रकारों को देख रहे हैं और यह दो प्रकार के होते हैं। अनुक्रम जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला आप प्राथमिक देख रहे हैं और दूसरा है द्वितीयक। ये दो प्रकारों में बटा हुआ है और इन्हीं दोनों प्रकारों को हम देखने जा रहे हैं। ये तो मूल प्रकार है। इसके अलावा वैज्ञानिकों के दल का ये मानना है कि कुछ और भी प्रकार हो सकते हैं। अब कुछ और प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो मतलब ये अनुक्रमों के अगर हम प्रकार देखें तो इसमें एक स्वतः जनित अनुक्रम होता है, स्वतः जनिक अनुक्रम इसे कहते हैं। मतलब ये प्राथमिक और द्वितीयक के अलावा अगर देख रहे हैं आप तो स्वतः जनिक है। इसके अलावा अन्यत्र जनित है, ये भी एक अनुक्रम का प्रकार है। और भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि आप देखिए स्वपोषी अनुक्रम होता है, परपोषी अनुक्रम होता है। इस प्रकार के भी अनुक्रम पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य जो प्रकार है उन्हें हम यहाँ देखेंगे और वो है प्राथमिक अनुक्रम और द्वितीयक अनुक्रम। देखिए प्राथमिक अनुक्रम क्या होता है, इसमें पहले नए स्थान को, जो नया स्थान होता है, नई जगह होती है, उसको कुछ अग्रगामी प्रजातियों द्वारा उपनिवेशित किया जाता है, मतलब धारण किया जाता है। कुछ जीव प्रजातियां शुरुआत में आकर वहां रहने लगती हैं, जो अक्सर रोगाणु, लाइकेन और काई होते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये आकर यहाँ पर रहने लगते हैं। अब अग्रगामी प्रजातियां अगली कुछ पीढ़ियों तक अपने विकास के द्वारा निवास की स्थितियों को बदल देती हैं। जो निवास की स्थितियां हैं, वो जो आवास है वहाँ का, वहाँ वे रहते हैं और उसे अपनी जो जैविक क्रियाएं हैं उसके द्वारा परिवर्तित कर देते हैं, उसमें परिवर्तन ले आ देते हैं। और इस प्रकार से ये जो नई परिस्थितियां हैं ये अतिरिक्त जीवों के सृजन के लिए अनुकूलित हो जाती हैं। मतलब जो और जीव हैं वो भी उस वातावरण में जीवित रह सके, इस लायक परिस्थितियां वहाँ पैदा हो जाती हैं। मतलब ये माहौल बनाने का काम करते हैं। ये माहौल बनाकर चले जाते हैं, फिर आकर इसमें दूसरे जीव मजा लेते हैं। तो वही चीज़ है। अब अग्रगामी प्रजातियों की मृत्यु के बाद इनसे जो कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, आप जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थों का ही जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं जिनके बारे में अभी चर्चा हुई, ये रोगाणु हो सकते हैं, लाइकेन हो सकते हैं या काई हो सकती हैं, तो इनकी जब मृत्यु होती है, इनका जब विनाश होता है, तो इनसे जो कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा छोटे जीव बनते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों का निर्माण होता है। मतलब इन जीवों से फिर अन्य जीव बनते हैं। इनसे जो कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है उससे अन्य जीव, जो जीवित प्रजातियां हैं, उनका निर्माण होता है। और फिर वे जो जीवित प्रजातियां हैं वो मध्यवर्ती की भूमिका निभाती हैं और अंतिम में जो इस स्थान पर प्रजातियां पाई जाती हैं उसे चरम कहते हैं। यही सब कुछ हमारा जो प्राथमिक अनुक्रम है उसमें देखा जाता है। अब एक चीज और है कि इन अग्रगामी प्रजातियों द्वारा, ये जो सबसे प्रारंभिक दौर में आकर बसी हुई प्रजातियां हैं, इनके द्वारा जो उत्पादित कार्बनिक पदार्थ हैं, इनके द्वारा भी कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। जीव हैं तो कार्बनिक पदार्थ तो होगा ही। इनके अपघटन से पोषक तत्व भूमि में मिल जाते हैं। इनका जब अपघटन होता है तो जो पोषक पदार्थ है वह मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं और कार्बनिक मलबा ये दरारों में जमा हो जाता है। जब ये कार्बनिक मलबा दरारों में जमा होता है तो वहां पर पौधे उगते हैं। पौधों को भी कार्बनिक पदार्थ की तलाश होती है, तो उनके बीज वहां पनपने लगते हैं और इस प्रकार से पौधों का जन्म होता है। और जैसे जैसे जीव समुदाय विकसित होता है, पौधे विकसित होंगे तो उसके बाद शाकाहारी जीवों का विकास होगा और इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले मांसाहारी जीव विकसित होंगे। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ने लगेगी, मतलब एक पूरा बायोम वहाँ विकसित होने लगेगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे जीव समुदायों का विकास होता है और उस प्रकार से ये अनुक्रम आगे बढ़ने लगता है। अब ये जो अग्रगामी प्रजातियां हैं ये निवास की परिस्थितियों में परिवर्तन करती हैं। यहाँ पर जो अग्रगामी प्रजातियां हैं इनके निवास की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है और नई प्रजातियों का यहाँ आक्रमण होने लगता है।
कहने का मतलब ये है कि ये जो अग्रगामी प्रजातियां हैं या तो ये अपनी जगह स्वेच्छा से छोड़ देती हैं, अपनी मर्जी से छोड़ देती हैं, या फिर बाहरी जो प्रजातियां हैं यहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां देखती हैं और यहाँ हमला बोल देती हैं कि चलिए यहीं रहने लायक बढ़िया जगह है, यहीं पर आकर रहते हैं, और यहाँ जो पहले से रह रहे हैं उन्हें खदेड़ देते हैं, उन्हें बाहर कर देते हैं। तो ऐसी स्थितियां यहाँ उत्पन्न होती हैं। इससे ये जो बेचारे पहले वाले हैं मतलब अग्रगामी हैं, ये गायब हो जाते हैं और इनके स्थान पर नए नवेले जीव आ जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ अनुक्रम का निर्माण होता है। तो ये है प्राथमिक अनुक्रम, इसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे थे और इसमें तीनों ही स्तरों को आपने देखा। यह अनुक्रम, इसकी अगर आप परिभाषा देखें, परिभाषा के तौर पे इसे आप अगर देखना चाहें तो इसे देखिए, ऐसा अनुक्रम वहां शुरू होता है, मतलब इसकी शुरुआत वहां होती है जहां कोई सजीव नहीं होता। ये खास बात है, ये जो प्राथमिक अनुक्रम है ये वहीं शुरू होगा जहां पर कोई सजीव नहीं पाया जाता, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पहले से कोई जीवित जीव या वनस्पति अनुपस्थित हो। न सिर्फ जीव बल्कि वनस्पति भी यहाँ पहले से न पाई जाती हो। जैसे कि एक खुला पत्थर है या ज्वालामुखी से निकला हुआ गर्म लावा है या कोई नया तालाब है। नया तालाब का मतलब ये है कि उसमें कोई भी जीव न पाया जाता हो। तो इस प्रकार के जो स्थान है यहाँ से प्राथमिक अनुक्रम शुरू होता है। और इन क्षेत्रों में अग्रज समुदाय जो कि पायनियर कम्युनिटी है, इसके रूप में प्रायः सूक्ष्म जीव, इसके अलावा काई या लाइकेन ये पहुंचते हैं, जिनके बारे में आपने देखा। और इस प्रकार से इनका वृद्धि और विकास होता है। ये उस क्षेत्र को रहने के योग्य बनाते हैं और जब ये रहने के योग्य बना देते हैं तो यहाँ दूसरे समुदाय आकर रहने लगते हैं। और जब दूसरे समुदाय यहाँ आकर रहने लगते हैं तो ये पहले से रह रहे जीवों को, मतलब जो काई, लाइकेन और सूक्ष्म जीव हैं, उन्हें हटा देते हैं, उसकी जगह अपने कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार से एक के बाद एक जीव प्रजातियां यहाँ आकर बसने लगती हैं। और इस प्राथमिक अनुक्रम में जो विशेष बात है वो यही है कि यहाँ पर शुरुआत वहां से होती है जहाँ जीवन नहीं होता, मतलब निर्जीव इकाइयों से शुरुआत होती है और सजीव तक ये बढ़ता जाता है। अब चलते हैं द्वितीयक अनुक्रम की ओर। ये जो द्वितीयक अनुक्रम है ये क्या है? तो ऐसा क्षेत्र, मतलब ये द्वितीयक अनुक्रम की बात की जा रही है, इसमें ऐसा क्षेत्र जहां सभी या अधिकांश, सभी हो सकते हैं या मैक्सिमम हो सकते हैं, जो जीव होते हैं वो किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है। अब कारण क्या है? जलवायविक कारण हो सकता है, जैविक कारण हो सकता है, या स्थलाकृतियों का परिवर्तन हो सकता है, या मनुष्य की गतिविधियां भी कभी कभी जिम्मेदार होती हैं। इन वजहों से नष्ट हो जाते हैं। मतलब वहां जो रहने वाले मैक्सिमम जीव थे या अधिकांश जीव प्रजातियां थी, वो इनमें से किसी क्रियाकलाप के द्वारा, मतलब मनुष्य के क्रियाकलाप या स्थलाकृतियों का वहां हेर फेर हुआ, कोई हलचल उत्पन्न हुई उसके जरिए, या जलवायु ही वहां की बदल गई, इसके द्वारा नष्ट हो गए। और फिर से अनुक्रम की प्रक्रिया जो है वहां एक बार फिर से आरंभ होती है, मतलब नए सिरे से शुरू हो जाती है। तो ये कहलाती है द्वितीयक अनुक्रम, मतलब दूसरे सिरे से एक बार फिर से नई शुरुआत होती है। मतलब जो पहले से रहने वाली जीव प्रजाति थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई और उसके स्थान पर एक नए प्रकार का जो समुदाय है वो वहां विकसित होने लगता है। ये यहाँ पर द्वितीयक अनुक्रम की श्रेणी में आता है। यह क्षेत्र जो छोड़ी हुई कृषि भूमि होती है, मतलब जिसे किसान खेती के लिए अनुपयोगी मानकर छोड़ देते हैं, वह भी हो सकती है। इसके अलावा जो जले हुए जंगल होते हैं, आपने सुना होगा कि जंगलों में आग लग जाती है, और जब जंगलों में आग लगती है तो जो जैव विविधता होती है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है। अभी अमेजन के जंगल और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगी थी कुछ समय पहले ही, तो वहाँ की जो जैव विविधता है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है, काफ़ी बुरा असर पड़ता है। हालांकि जंगल की आग फायदेमंद भी होती है, ये मिट्टी को नया जीवन देती है, मिट्टी की जो परतें होती हैं उनमें जीवन का संचार करती है। लेकिन जब ये अनियंत्रित हो जाती है, जब इसमें नियंत्रण खत्म हो जाता है तो ये विनाशकारी हो जाती है, और वही बात यहाँ देखी जाती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो वहाँ की जीव प्रजातियां और वनस्पतियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी, और इससे वहाँ एक बार पूरा जो बायोम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और नए सिरे से जब जीवन वहाँ प्रारंभ होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा निर्जन बना रहेगा। प्रकृति जो है वो जब परिवर्तन करती है तो नए जीवन का निर्माण वहाँ होना स्वाभाविक है, फिर से जीवन उत्पन्न होगा। तो जो नया जीवन आरंभ होगा वहां से शुरू होगा द्वितीयक अनुक्रम। ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये वहां से आरंभ होगा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परित्यक्त जीव, यहाँ पे परित्यक्त का मतलब होता है छोड़ी हुई, जिसे कि त्याग दिया गया हो। तो इस प्रकार की जो जमीन है इस पर पहले घास की कठोर प्रजातियां उगती हैं। मान लीजिए कोई किसान जो है किसी जमीन पर खेती कर रहा था और वहां फसल पैदा होनी बंद हो गई, मतलब वो जमीन बंजर हो गई, और उसने परती छोड़ दिया। परती का मतलब उस पर कुछ नहीं उगाया, उसे अनुपयोगी मान लिया, बेकार समझ लिया। तो कुछ समय के बाद वहां पे रूखी और जो बेकार तरीके की घासें होती हैं वो उत्पन्न होंगी। और ये जो घासें हैं, ये जो घास की प्रजातियां हैं, ये किसी भी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होती है।
ये बड़ी ही रूखी होती है। अब इस घास के साथ साथ ही जल्दी जल्दी लंबी घासें उगेंगी, और लंबी घासें उगेंगी तो पौधे विकसित होंगे। पहले क्या होगा, जो बंजर जमीन पर उगने वाली बेकार क्वालिटी की घासें हैं, रुक्ष घासें हैं, वो पैदा होंगी और वहाँ की मिट्टी को रिचार्ज करेंगी, रिफिल करेंगी, और मिट्टी इस लायक हो जाएगी कि वहाँ फिर कुछ अच्छा उग सके। तो बड़ी बड़ी घासों का निर्माण होगा। अब जब ये बड़ी बड़ी घासें उगेंगी तो इससे मिट्टी में और जान आएगी, और इसके बाद बड़े बड़े वृक्षों का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से एक बार फिर से वहाँ पर जैव विविधता उत्पन्न होने लगेगी नए सिरे से, और यही है द्वितीयक अनुक्रम। इस प्रकार एक परित्यक्त भूमि जो है वो एक अवधि के बाद पेड़ों से भर जाती है और फिर एक जंगल में बदल जाती है। मतलब जो इसका चरम है, अंत है, वो जंगल पर होता है। ये बात यहाँ आकर सिद्ध होती है। अब देखिए, जो प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रम है, इनके बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इनके बीच में, ये जानना आवश्यक है। तो यह अंतर यह है कि द्वितीयक अनुक्रम पहले से ही गठित होता है और अच्छी तरह से विकसित मिट्टी पर शुरू होता है। मतलब इसकी जो शुरुआत होती है उसके लिए एक बेस तैयार रहता है। मतलब इसकी शुरुआत से नहीं करनी पड़ती, ये द्वितीयक होता ही है। मतलब पहले से बनी हुई व्यवस्था पर ही ये खड़ा होता है, नींव पहले से बनी होती है। लेकिन जो प्राथमिक अनुक्रम होता है वहाँ निर्जीव से शुरुआत होती है, सजीव से शुरुआत होती ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नींव भी बनानी पड़ती है और उस पर मकान भी खड़ा करना होता है। तो ये इनके बीच में अंतर होता है। और आप जानते हैं, अगर बनी हुई नींव पर मकान खड़ा करना हो तो वो तेजी से होगा, मतलब जल्दी बन जाएगा। जैसे आप एक तल के मकान पे दूसरा तल बनाइए तो जो दूसरे तल का निर्माण है वो जल्दी हो जाएगा, जल्दी संपन्न होगा। लेकिन जो पहला तल होता है उसे बनाने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि जमीन से आधार खड़ा करना ये मुश्किल काम होता है। तो इसलिए जो प्राथमिक अनुक्रम होता है उसकी गति धीमी होती है और जो द्वितीयक अनुक्रम होता है उसकी गति तेज होती है। यही कारण है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। यहाँ पर हमने चर्चा की थी स्वपोषी और विषमपोषी अनुक्रम की। मतलब स्वपोषी, परपोषी, इस प्रकार के अन्य अनुक्रमों की भी हमने चर्चा की थी। तो आइए उसे भी जरा देख लेते हैं। ये तो प्राथमिक और द्वितीयक, ये मुख्य प्रकार थे। अब यह जो अनुक्रम होते हैं, मतलब स्वपोषी और विषमपोषी, इसमें हरे रंग के पौधे अधिकतर जो होते हैं उनका पत्तियों का रंग हरा होता है। हालांकि सब पौधों का नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम का होता है। तो जो हरे रंग के पौधे होते हैं वो अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं इन अनुक्रमों में। और इस प्रकार के जो अनुक्रम होते हैं इन्हें स्वपोषी अनुक्रम के रूप में जाना जाता है। जो स्वपोषी अनुक्रम है, स्वपोषी किसको कहा जाता है? वनस्पतियों को कहा जाता है। उसमें खास तौर पे वे वनस्पतियां शामिल होती हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती हैं। तो इस प्रकार के जो हरे रंग के पौधे होते हैं वो स्वपोषी अनुक्रम का हिस्सा होते हैं। और जिस अनुक्रम में विषमपोषी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, विषमपोषी जो जीव होते हैं उनकी मात्रा जिस अनुक्रम में ज़्यादा होती है, स्वाभाविक है उस अनुक्रम को विषमपोषी अनुक्रम कहेंगे। और एक बड़े महाद्वीप के मध्य में जो क्षेत्र होता है वहाँ तेजी से ये अनुक्रमण चलता रहता है। ये कुछ बातें स्वपोषी और विषमपोषी अनुक्रम के बारे में थी, और इसे जरा विस्तार से आप देख लीजिए। परिभाषा के तौर पे अगर देखें तो ऐसा अनुक्रम जिसमें शुरुआती स्तर पर, प्रारंभिक जो स्तर होता है उस पर हरे पौधों की प्रबलता रहती है। जैसा कि आपने स्वपोषी वाले में देखा है, हरे पौधों की बहुतायत होती है, उसे स्वपोषी कहते हैं। मतलब ये स्वपोषी अनुक्रम होता है। और जो परपोषी या विषमपोषी अनुक्रम है, परपोषी या विषमपोषी एक ही बात है, तो उस अनुक्रम में बैक्टीरिया, कवक और जंतु, इस प्रकार के जो परपोषी होते हैं वो योगदान देते हैं। वो इसमें बाहुल्य में रहते हैं, बहुतायत रहते हैं। इस प्रकार का जो अनुक्रम होता है वो परपोषी अनुक्रम कहलाता है। पहले अनुक्रम में, पहला अनुक्रम मतलब परपोषी, माफ कीजिएगा, स्वपोषी वाला, इसमें ऊर्जा के प्रवाह द्वारा निरंतर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है। जो स्वपोषी वाला अनुक्रम होता है, इसमें दोनों अनुक्रमों को आप जो देख रहे हैं, जो स्वपोषी वाला है इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह हर सिस्टम में होता है, ये आप जानते ही हैं। लेकिन ऊर्जा के प्रवाह के द्वारा यहाँ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है, निरंतर उनकी मात्रा बढ़ती है। लेकिन जो दूसरा वाला है, यानी परपोषी वाला या विषमपोषी वाला, उसमें ऊर्जा की मात्रा में निरंतर कमी आती है। इसमें नेगेटिव में रहता है, इसमें पॉजिटिव में रहता है। ये दोनों के बीच का फर्क होता है। तो ये था स्वपोषी और परपोषी अनुक्रम। इसके अलावा एक चीज और सामने आती है जिसे कि आप न्यूडेशन के रूप में देखते हैं। न्यूडेशन जो शब्द है ये अक्सर आपने प्रश्नों में या अलग अलग स्थानों पर देखा होगा। ये है क्या? तो देखिए, जीवीय अनुक्रम की, जो जीवों का अनुक्रम आप पढ़ रहे हैं, इसी की प्रक्रिया में सबसे पहले जो खाली स्थान है उन्हीं का विकास होता है। खाली जगहों पर ही प्राथमिक अनुक्रम शुरू होता है और प्राथमिक अनुक्रम के बाद द्वितीयक का आरंभ होता है। तो ये जो खाली स्थान है जहाँ पर कोई जीवन का रूप पाया नहीं जाता, मतलब कोई जीवित चीज नहीं पाई जाती, यही जो स्थिति है यह न्यूडेशन कहलाती है। यह जो अवस्था है इसी को न्यूडेशन कहते हैं। ये अवस्था प्रायः प्राथमिक अनुक्रम में देखी जाती है।
ये जगह जो है यहाँ पर जीवन का कोई भी रूप नहीं पाया जाता, चाहे वनस्पति के रूप में या जीवों के रूप में। और खाली स्थानों में किसी एक जाति से, मतलब कोई भी एक जाति हो, उसके सफलतापूर्वक स्थापित हो जाने को आक्रमण कहते हैं। यहाँ पर ये क्रम व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है कि न्यूडेशन दिया है, आक्रमण दिया है, इस प्रकार से प्रतिक्रिया है और स्थिरीकरण है, इन्हें आप व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को आपने देखा होगा, तीर लगा लगा के ऐसे प्रश्न दिखाए जाते हैं। पहले न्यूडेशन दिया रहेगा, इसके बाद इसमें आक्रमण हो जाएगा और प्रतिक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारे एरो वाले जो प्रश्न हैं वो आपने देखे होंगे। तो इन्हें व्यवस्थित करना होता है, सही क्रम चुनना होता है। ये क्या होते हैं ये जान लीजिए। देखिए, न्यूडेशन के बारे में आप समझ चुके हैं। और खाली स्थान जो होते हैं, जिन्हें कि आप न्यूड कहते हैं, इन स्थानों पर कोई एक जाति सफलतापूर्वक अगर स्थापित हो जाती है, स्थापित होने के लिए वो क्या करेगी? संघर्ष करेगी। तो ये जो प्रक्रिया है ये आक्रमण कहलाती है। और स्थापित हो जाने के बाद इनके बीच में प्रजनन होता है। प्रजनन के द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि होती है, स्वाभाविक है, नए जीव पैदा होंगे और ये एक दूसरे के निकट आते हैं, मतलब इनमें सघनता बढ़ती है। तो आक्रमण के बाद सघनता में वृद्धि होती है। और आप जानते हैं कि जब आबादी तेजी से बढ़ने लगेगी तो संसाधनों की मात्रा कम होने लगेगी। तो इन्हीं जीवों के बीच में संघर्ष आरंभ हो जाता है। और जब संघर्ष आरंभ होता है तो यही बात यहाँ कही गई है कि जीवों की जातियों की बढ़ी हुई संख्या के बीच में, और उसमें भी बाहर से और प्रजातियां आकर उसमें योगदान देने लगती हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बायोम है, कोई भी क्षेत्र है, वहां पर कोई जीव जाति आकर पहले बसी और उसमें प्रजनन की घटना हुई, इससे उसने अपने ही जैसे बहुत सारे जीवों को उत्पन्न किया। बहुत सारे जीव वहां बस्तियां बसाकर रहने लगे। अब यहाँ पर जब जीवों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और क्षेत्र और संसाधन सीमित थे, तो इनके बीच में टकराव होना स्वाभाविक है, भोजन की आवश्यकता को लेकर या जो भी जरूरतें हैं उनकी आवश्यकता को लेकर। और इसमें घी डालने का काम, ये तो आग जली रही थी, संघर्ष बढ़ ही रहा था, इसमें घी डालने का काम जो बाहरी प्रजातियां हैं वो कर देती हैं, वो आकर इसमें शामिल हो जाती हैं और इस प्रकार से खींचतान उत्पन्न होने लगती है। तो जब खींचतान होती है तो इस घटना को हम क्या कहेंगे बताइए? ये जो घटना है ये स्पर्धा कहलाएगी, कंपटीशन होगा यहाँ पे। और जो इसमें जीतेगा वो संसाधनों को प्राप्त करेगा और जो हार गया वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से इसमें जो असफल होने वाली प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। स्पर्धा क्यों होती है? जब संसाधन सीमित होते हैं, ये बात हम पीछे वाले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। संसाधन जब सीमित होते हैं और प्राणियों की संख्या ज्यादा होती है, मतलब एक ही चीज को चाहने वाले बहुत सारे दीवाने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्पर्धा होती है। वही चीज यहाँ है। आपने फिल्मों में लव ट्रायंगल देखे होंगे, एक हीरोइन को दो हीरो चाहते हैं और अंत में मारकाट मचती है। इसके बाद जीवित जीवों के प्रभाव के द्वारा, जो जीवित जीव होते हैं उनके प्रभाव के द्वारा होने वाले जो पर्यावरणीय परिवर्तन है, कोई भी जिंदा प्रजाति होती है तो वो पर्यावरण पर असर डालती है, उसके जो क्रियाकलाप है वो निश्चित रूप से असर डालेंगे। कभी कभी वो असर जो है वो फायदेमंद होता है और कभी कभी विनाशकारी होता है। तो ऐसी स्थिति में जो जीवित जीव प्रजातियां हैं वो जब पर्यावरण पर असर डालती हैं, तो ये जो स्थिति है इसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। ये रिएक्शन होता है, जीव की अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया होती है। और इन पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण जो पहले से उपस्थित जैव समुदाय है वो यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, मतलब महसूस करने लगता है। उसे यहाँ पर असुरक्षा महसूस होने लगती है, जो उसका कंफर्ट जोन है वो खत्म हो जाता है। और अन्य जो जैविक समुदाय है वो वहां पर आकर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक जीव है, जो प्रारंभिक जीव है, जिसे कि आपने अग्रज के रूप में देखा है, वो नष्ट हो जाता है। यही कुछ चीजें हैं। और अंततः जो इस प्रक्रिया का अंतिम स्तर है उसमें जैव समुदाय का पर्यावरण के साथ लगभग संतुलन हो जाता है। मतलब अब खींचतान खत्म हो गई रहती है, जिसको मरना है वो मर गया रहता है और जिसको वहां बसना है वो बस गया रहता है। तो ऐसे में क्या होगा? स्थिरता आ जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है वो स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो जाता है। यह जो अवस्था है ये स्थिरीकरण की अवस्था कहलाती है। और यह अंतिम जो स्थायी समुदाय होता है इसे ही शिखर या चरम समुदाय कहते हैं, यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक हमने अपने वीडियो लेक्चर को कंप्लीट किया है और ये अध्याय यहाँ पूरा होता है। इसमें हमने अनुक्रमों को देखा और इसके अलावा विभिन्न चक्रों का अध्ययन किया। अब इसके बाद जो तीसरा अध्याय है, ये दूसरा अध्याय था। तीसरे अध्याय में हम पारिस्थितिकी तंत्र को देखेंगे, जिसमें कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हम अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब जो शेष है वो अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।